शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक मैथ। ओके, यहाँ स्टार्टिंग में सबके क्या है, ये एरियाज एंड ओके एरिया परिमाप वगैरह। परिमाप हमें पता है, ये किसी भी चीज़ के चारों ओर तुम कितना चलोगे टोटल वो परिमाप, तो इसके फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल भी हमें पता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड, आयत का भी है ना, साइड इंटू साइड। हाँ, त्रिभुज का एरिया सबको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर सबको पता है। खोखला, अच्छा ये बेलन है, खोखला और चाहे ठोस जो भी हो, बेलन का आयतन कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है। तो ठीक है, क्षेत्रफल मतलब बाहर बाहर के आउटर लाइन, तो ये आउटर लाइन होती है 2πr, और इस 2πr को इस पूरी h हाइट तक बढ़ाना है, तो 2πr इंटू एच, ये तो हो गया क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, आयतन मतलब कितना तुम इसके अंदर भर सकते हो, तो ये पूरा एरिया होता है πr स्क्वायर को इस पूरी h हाइट तक नाप दो, तो πr स्क्वायर को अगर h से करेंगे तब तो मिलेगा आयतन, और इस पूरे 2πr मतलब ये बाहर बाहर की आउटर लाइन, 2πr यानी परिधि, तो 2πr को h से मल्टीप्लाई करोगे तब तो मिलेगा क्षेत्रफल किसका, बेलन का। बेलन के आयतन के बारे में क्षेत्रफल इतना काम में नहीं आएगा, बट आयतन काफी काम में आएगा हमारे फिजिक्स में, तो πr स्क्वायर h। ठीक है, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। और क्या है, ये एरिया, हाँ ये एक चतुर्भुज, एक तरह का दो समांतर भुजाएं, इसमें ये समांतर चतुर्भुज इसको बोला जाता है, दो समांतर भुजाएं ए और बी समांतर है, आमने सामने, एच है दोनों के बीच की दूरी या दोनों के बीच की ऊंचाई, कुछ भी बोल दो, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, गोला, गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गोला पता है क्या होता है, गोला एक तरह से 4 सर्कल्स से मिलकर बना, एक सर्कल इधर, एक सर्कल पीछे, एक ऊपर, एक दोनों साइड से, मतलब एक तरह से इमेजिन करो कि 4 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स है तुम्हारे पास इस तरीके के, 1 2 3 4, एक आगे पीछे एक लेफ्ट राइट, ऐसे करोगे तो एक पूरा गोला बन जाएगा, इन 4 सर्कल्स को जोड़कर एक पूरा गोला बन जाता है। तो एरिया क्या हुआ, 4πr स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है ना, बट गोले का कितना होता है, 4πr स्क्वायर, क्योंकि गोला एक 3D होता है। सर्कल तो हो गया सर्कल जैसे कि चूड़ी, बट गोला क्या हो गया, बॉल, फुटबॉल को इमेजिन करो, तो फुटबॉल एक तरह से 4 सर्कल्स से मिलकर बनी हुई है, तो 4πr स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। अंदर आयतन यानी कितना स्पेस है अंदर, कितनी जगह है, तो आयतन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा 4/3 πr क्यूब, किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये है क्यूब, क्यूब क्या है, क्यूब 6 स्क्वायर्स से मिलकर बना होता है, तो परिमाप कितना हो गया इसकी, इसकी 12 लाइन्स होती हैं, तो 12a, क्षेत्रफल हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया होता है भुजा इंटू भुजा यानी ए स्क्वायर, और 6 फलक होती है इसकी, तो 6a स्क्वायर टोटल एरिया हो गया। आयतन पूछे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आयतन का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बट इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी ए ही है, इसलिए इसका आयतन आ गया ये होता है क्यूब हो गया। ये होता है क्यूबॉइड, ये रहा घनाभ जिसे बोला जाता था, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, देखो एल बी एच, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, नहीं आता काम में आपने। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, किसी भी का आयतन यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का होता है मीटर क्यूब, है कि नहीं, ये सारी बेसिक चीजें। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, लंब लाल बटे कक्का सबको पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, करने की जरूरत नहीं है। चलो ये वाली ट्रिक थी, ए बी सी, कभी भी 53 डिग्री और 37 डिग्री की वैल्यू अगर पूछ ले तो क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, फिर लिखना है 3 4 5, ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस रहेगा, ए बी सी 3 4 5, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे, मतलब 37 डिग्री बड़ा है कि 53 बड़ा है तो बड़े के ऊपर 37। अब कुछ भी पूछ ले जाए तुमसे, साइन 37, तो साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो देखो साइन 37 पूछा, साइन 37 मतलब थीटा किसको मानेंगे, इसको मानेंगे थीटा, तो लंब कौन हुआ ये, आधार कौन हुआ ये, क्योंकि जिससे जिससे थीटा टच होता है वो आधार होता है। ऐसे जैसे 1053 पूछ लिया, तो अगर 1053 बोला तो अब आधार हो गया ये, क्योंकि थीटा हो गया ये, तो अब आधार हो गया ये, लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये। तो कुछ भी पूछ सकता है, साइन 37, कॉस 37, कॉस 53, साइन 53, 10, कुछ भी पूछ लेता है, तो किसी की वैल्यू ये रटनी नहीं है, इससे लगानी है, हमेशा इससे निकालनी होती है। कैसे, ए बी सी 3 4 5, बड़ा एंगल ऊपर छोटा एंगल नीचे, काम खत्म। टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस को टेन बोला जाता है, कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन को बोला जाता है। अच्छा एक और चीज सबको, ये तो सबको ही पता होगी कि, ठीक है, हाँ, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस बटे साइन, इसकी भी एक ट्रिक है, टेन एन एन आमने सामने, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन बटे कॉस, और कॉट की वैल्यू
सी और सी आमने सामने, कॉट की वैल्यू होती है कॉस बटे साइन, एक दूसरे को उल्टा, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि साइन टेन कॉट, नहीं साइन, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे होता है, पता है? अगर तुझसे कोई बोले कोसेक क्या होता है तो उसको तू 1/sin बोल सकता है। ऐसे पूछे सेक क्या होता है तो 1/cos। कॉट क्या होता है 1/tan। ये सब एक दूसरे को उल्टे होते हैं। साइन कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कोसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, tan कॉट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ऐसा। तो tan की वैल्यू अगर साइन बाई कॉस है तो फिर कॉट की वैल्यू कॉस बाई साइन है, अपने आप ही है वो। तो ये दो चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि काम में आ जाती है कभी कभी, इसलिए ये सारी वैल्यूज तुम्हें सबको याद होनी चाहिए। अब मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा है, खुद से याद होती है। सिर्फ साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद रखनी है, बाकियों की याद नहीं रखनी है। सिर्फ साइन कॉस टेन, साइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की वैल्यू है 1, √3/, उल्टा हो जाएगा जस्ट। जो साइन वाली लाइन थी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस वाली लाइन। और टेन थीटा की वैल्यू पता है ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है टेन थीटा की कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बढ़ती जाएगी वैल्यू। देखो पहले 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर अनंत। इसमें क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू √3 आएगी कि 60 डिग्री की वैल्यू √3 आएगी। तो बात यह है जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती है, यानी कम वालों की वैल्यू कम रहेगी। यानी अगर 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू कम वाली थी, और अगर 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा वाली थी। धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। साइन थीटा की भी देख लो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ बट कॉस थीटा की नहीं, कॉस थीटा की घटती है, ये देखो घट रही है। साइन और tan की बढ़ती है वैल्यू जैसे जैसे वो बढ़ता है एंगल। तो ठीक है, साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, ये सबको होता है। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या होता है? पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ शुगर शुगर यानी साइन थीटा पॉजिटिव, तीसरे में टेन थीटा पॉजिटिव और चौथे में कॉस थीटा। अब एक चीज, अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा। और ऐसे यहाँ अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलो, ये ऐड शुगर टू कॉफी सबको बताना चाहिए। ये एंगल्स निकालने की ट्रिक होती है कि अगर एंगल 90 प्लस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा ऐसा कुछ भी है, या तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी दे रखा है। देखो 90 और 270 आमने सामने, तो कभी भी 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा टाइप्स ऐसा कुछ दे रखा है, या फिर माइनस भी दे रखा है, तो चेंज हो जाते हैं। यानी साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस से साइन, टेन से कॉट बन जाएगा, कॉट से टेन बन जाएगा। वो सेक्स इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, कब? जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो। अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा तो नहीं होगा चेंज। अगर जैसे तेरे सामने लिखा है साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो उसको तो डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकता है, चेंज नहीं होगा। बट वहीं अगर तेरे पास ये लिखा होता तो कि साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या करता? साइन को कॉस में बदल दो, इसको डायरेक्ट अब कॉस थीटा लिख दो, 90 वाइंटी हट गया, डायरेक्ट कॉस थीटा लिख दो इसको। ये चीज होती है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा है तो इंटरचेंज कर देंगे आपस में इनको। बट अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है तो नहीं करेंगे। एक बात देख लो, एंगल कैसे चालू होता है? 0 डिग्री, बढ़तेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे 90 डिग्री, और बढ़ेंगे 180 डिग्री, और बढ़ेंगे 270 डिग्री, और बढ़ेंगे वापस 360 आ गया। तो 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही जगह होता है। ठीक है, फटाक से चलते हैं। ओके, और क्या है? कुछ वैल्यूज हम रट लेते हैं, जैसे cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, sin 180 की वैल्यू 0 होती है। ये निकाल भी सकते हैं, बट ये तीन वैल्यू इतनी कॉमन है कि इनको तो याद ही रखनी चाहिए। cos 180 की वैल्यू -1, sin 180 की वैल्यू 0, cos 120 की वैल्यू -1/2। इनको निकाल सकते हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा कैसे निकालेंगे इनको, सिंपल से ट्रिक है। अगर तुम्हें cos 120 की वैल्यू बोले तो इसको पता है क्या लिखना? इसको लिखना cos 120 की जगह लिखना 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 भी 120 होता है। तो लिखना cos 90 प्लस 30, यानी एक तरह से ये cos 90 प्लस थीटा होगा, और cos 90 प्लस थीटा यानी इंटरचेंज कर दो तो इसको डायरेक्ट लिखो sin थीटा, बोले तो sin 30। और sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। बट फिर ये -1/2 क्यों आया? -1/2 इसलिए आया क्योंकि ये 120 डिग्री था, यानी सेकंड चतुर्थांश। 120 देखो सेकंड चतुर्थांश में आता है, यही तो आता है 120 डिग्री 90 से आगे, तो सेकंड चतुर्थांश। और सेकंड चतुर्थांश में तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी बाकी सब नेगेटिव रहना चाहिए, यानी कॉस नेगेटिव रहना चाहिए। तो अगर कॉस 120 की वैल्यू आई तो वो नेगेटिव आएगी। और कितनी आएगी? -1/2 आएगी। अभी अभी निकाली हमने। इस तरीके से चीजें निकालनी है, खुद से करके देख ले भाई, खुद से करके देख ले।
कॉस 120 है, कॉस 120 को लिखना 90 + 30, यानी इसको चेंज कर सकता हूँ डायरेक्ट sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बट अब प्लस या माइनस ये डिपेंड करेगा कौन सा चतुर्थांश है। तो सेकंड चतुर्थांश में ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, तो यानी ये नेगेटिव। लो खत्म, वैल्यूज ऐसे निकालनी है। ऐसे ही कॉस 180 की वैल्यू निकाल सकता है, कॉस साइन 180 की, बट इन तीनों को रटना होता है। अब आ जाओ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको याद है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद करो। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देखो ये सबसे कॉमन है, याद ही रहना चाहिए। ये दोनों अनकॉमन है बट फिर भी याद रहना चाहिए। बात यह है, इसको इतना मत याद करो, इसको सही से याद करो। कैसे भाई, सी वाले साथ साथ, फिर बाकी बचे tan sec को साथ डाल दो। भाई एक बात बताओ, 3 फॉर्मूले बनाने, साइन और कोस का तो ये बन ही चुका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बचे कौन, साइन कोस तो हो गया, tan cot sec cosec ये बचे। तो अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हो गया। मैं कहता हूँ पहली बात तो ये तो सबको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको याद है। बात क्या है, ये वाला एक ये याद कर लेते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, सी वाले दोनों कॉट कोसेक दोनों साथ साथ, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बचा कौन, tan बचा, तो फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फटाक से इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये दो मेन फॉर्मूला इनको याद रखेंगे। sin 2 थीटा कहीं भी लिखा हुआ है तो उसको 2 sin थीटा cos थीटा बोल सकते हैं, या फिर अगर कहीं 2 sin थीटा cos थीटा लिखा हुआ है तो उसको sin 2 थीटा बोल सकते हैं। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो साइन बहुत शरीफ आदमी है, ये हमेशा cos को साथ लेके चलता है, उसका नुकसान नहीं होने देता। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा, साथ में लेके चला। अब बट cos 2 थीटा की वैल्यू में देखो cos ने क्या किया, खुद तो स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस में कर दिया साइन को, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos है ही, समझ रहे हो ना, शुरू से हरामी आदमी नहीं है। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले का यूज करके तुम ये दोनों फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आना चाहिए, पता है, 2 बारी प्रैक्टिस करके कैसे लाएं। कैसे मैं बताता हूँ। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे लेट से तुम्हें cos की वैल्यू चाहिए, कैसे करोगे, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 है ना। cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेगा। बट बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा cos, करके देखे एक बारी, cos 2 थीटा बराबर, करके देखे से नहीं होगा वरना 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगा cos 2 थीटा की वैल्यू। फिर क्या कर, नहीं माइनस, अरे +1 थोड़ी रहेगी, -1 रहेगी यार। कर एक बारी मेरे कहने से ट्राई कर। तो क्या करना है, देखो 2 फॉर्मूला मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर स्पीड फास्ट हो रही है दोबारा से बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और एक ही फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे साइन हटाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगी। तो अगर इसकी जगह में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर ऐसे डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। फिर 1 को भी इधर भेज दो, 1 को भी इधर भेज दो, तो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बनेगा। देख करके देख, cos 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। 2 को भी इधर डिवाइड में भेज दो, अंडर रूट लगा दो, ये देखो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। करके देख ले, करके देख ले, खुद से कर। तो ये होता है cos थीटा की वैल्यू निकालने का तरीका, दोबारा से देख ले, यही आंसर आएगा, करके देख। तो दो दो चीजें होती हैं, इन 2 फॉर्मूले से मिलकर हम 2 चीजें निकालते हैं। और एक बारी मेरे कहने से प्लीज करके देख ले इसको, क्योंकि अगर तेरे को एग्जाम टाइम याद नहीं आया तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से तेरे को डिराइव करके निकालना पड़ेगा। कौन कौन से 2, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दूसरा cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद है। अब तूने बोला मेरे को तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक काम कर, इस फॉर्मूले से तेरे को cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा को पहले तो हटा, कैसे, यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजेगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेगा, ब्रैकेट लगा के लिखेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर वो माइनस से माइनस कट के वो एक तो प्लस हो जाएगा, और हाँ 1 माइनस, तो cos स्क्वायर थीटा तो प्लस बन जाएगा, 1 जो है वो माइनस बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके। फिर इस -1 को भी उधर भेज देना, 2 को डिवाइड में भेज देना,
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है क्या आएगी, करके देख। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2। और अब कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या कर, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दे इधर। तो देख कॉस थीटा की वैल्यू यही आ रही है तेरी। तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ऐसा कर। अब तो बोलेगा नहीं मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, अब क्या करें। तो अब की बार पता क्या कर, अगर तेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको तो रहने दे, अब की बार इसको हटा दे। इसको कैसे हटाऊं, इधर आ वापस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तेरा बनेगा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। करके देख ले। फिर इसको तो उधर बुला ले, कॉस 2 थीटा को उधर भेज दे, 2 डिवाइड में भेज दे, ये आंसर आएगा। करके देख। रटना है बट अभी रटना है, बट मैं बता रहा हूँ करना कैसे, एक बार प्रैक्टिस करके देख ले। चलो दोबारा से फटाक से सारे फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, सी वाले साथ साथ। साइन 2 थीटा की वैल्यू ये तो सबको याद होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू बताया मैंने, कॉस हमेशा ही दोगलेपन करता है, खुद बढ़िया रहता था, साइन को माइनस में दीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा खुद तो स्क्वायर हो गया और इसको माइनस में दे दिया, माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके ये फॉर्मूला बनते हैं। अब रट ले कैसे बनते तेरे को बता चुका। अब देख यहाँ भी देख कॉस एडवांटेज में, कॉस थीटा की वैल्यू देख क्या, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, जबकि साइन की वैल्यू में देख माइनस आ गया। वही बोला ना, कॉस हमेशा फायदे में रहेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2, जबकि साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2, है ना, अंडर रूट में रहेगी। ये दो वैल्यू भी रटनी है, काम में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये सारे नियम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन का काम यही है, कॉस को हमेशा साथ लेके चलता है। देख साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब तुझे मैं बोल दूं कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू बता, तो सिंपल है ना, माइनस लगा दो यहाँ। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या इसकी वैल्यू याद रखनी है तेरे को, नहीं मत रख, सिर्फ ये याद रख ले जाए। साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होती है साइन ए प्लस बी की वैल्यू। और जैसे ही तेरे को साइन ए माइनस बी की वैल्यू बोल दे तो बस माइनस लगा देना बीच में। तो इसको कुछ इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे को याद हो जाएगा, ये याद रखा। अब कॉस की बात, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, तो वही बात, कॉस क्या है, कॉस है यार, हमें याद भी, खुद खुद तो रहेगा साथ में और साइन को माइनस में भेजेगा। देख कॉस ए कॉस बी, ऐसे नहीं कि कॉस ए साइन बी, नहीं, अकेला कॉस ए और कॉस ही बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन को अकेला छोड़ा पहले तो, और माइनस में और पटका, ये है कॉस। तो कॉस इज बैड मैन, बिग बिग बैड बॉय। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जबकि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी माइनस आ गया। अब अगर तुझे कॉस ए माइनस बी की वैल्यू बोला जाए तो अब साइन चेंज कर दे भाई, अगर पहले माइनस आ रहा था तो प्लस कर दे। अरे यार जैसे यहाँ साइन ए कॉस बी, यहाँ प्लस आ रहा था, बट अगर तूने साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकाली तो प्लस की जगह माइनस डाला। अब ऐसे ही तू कॉस ए प्लस बी की वैल्यू रट रहा था तब तेरा यहाँ माइनस आ रहा था, तो ऐसे ही तू कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकाली तो माइनस की जगह प्लस। भाई साइन तो चेंज करना पड़ेगा ना तेरे को, ये है। ठीक है, तो अब बात वही है, याद क्या रखने, क्या चारों याद करने में तेरा दिमाग खपाना पड़ेगा, नहीं भाई, दो ही तो करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ अगर साइन ए माइनस बी की वैल्यू बोली जाए तो साइन चेंज कर देना बस बीच का। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, तो कॉस का मैंने बता दिया, कॉस एकदम भाई बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है, खुद साथ में रहेगा और साइन को अकेला छोड़ देगा और वो भी माइनस में। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर कॉस ए माइनस बी की वैल्यू पूछे तो साइन बदल दो बस बीच का, सिंपल है। फटाक से आगे चलेंगे, चलो। कोई भी सर्कल है, कोई भी ऐसे चाप बन रहा है, ये चाप बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, कौन ये त्रिज्या है, तो कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय हम हमेशा रखते हैं, वैसे इसको पता नहीं हिंदी में क्यों अच्छा लगता है मेरे को याद रखना, ऐसा कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे याद है। तो कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा, चाप कितना है डी, रेडियस कितनी आर। थीटा हमेशा ऑब्वियसली रेडियन में लेंगे, ऐसा मतलब। चलो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग लगभग थीटा बोल दो, टेन थीटा को भी लगभग थीटा बोल दो, कॉस थीटा को लगभग 1 बोल दो। इसको मैंने पता है कैसे याद रखा है, इसको मैंने याद रखा है, देखो साइन और टेन हमेशा लगभग तू देखेगा नोटिस करेगा साथ ही चलते हैं। कैसे, जैसे टेन थीटा की वैल्यू अगर तूने देखी तो टेन की वैल्यू भी क्या थी, साइन अपॉन कॉस, देख साथ साथ ऊपर ऊपर, है ना। और अगर तू देखे तो हमने अभी वो वैल्यू करी, वो टेबल याद करी, इन सब की टेबल याद करी ना अभी, इनमें भी अगर तू देखे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 0 30 45 60 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू देखो बढ़ रही है, सेम टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, जबकि कॉस थीटा की घटती है। बट है ना, तो साइन और टेन थोड़े भाई भाई टाइप्स हैं भाई,
है तो सही थोड़े। ठीक है, तो अगर साइन थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को लगभग थीटा बोल सकते हैं, ऐसे टेन थीटा को भी लगभग थीटा बोल सकते हैं। फिर कोस थीटा को वन क्यों बोलते हैं मैं बता, एक बात बता, अगर थीटा बहुत स्मॉल है यानी लगभग जीरो के करीब है, और एक बात बता कॉस जीरो की वैल्यू तो लगभग वन होती है कि नहीं होती? अरे सही तो कह रहा हूँ, अगर थीटा बहुत छोटा है यानी लगभग जीरो के पास है, जीरो के करीब है, और कॉस जीरो की वैल्यू तो लगभग वन ही तो होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू लगभग वन हो जाएगी अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो। चलो थोड़ा सा बर्डन तो कम हो याद करने का। नेक्स्ट चीज है एक डिग्री, एक डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन बोलते हैं, और अगर रेडियन हो तो उसको डिग्री में बदलना हो तो, हाँ कोई भी रेडियन हो, पता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी डिग्री जैसे 45 डिग्री, इसको क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना वो रेडियन में आएगा। वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, जैसे 4 से, हाँ आंसर आ गया पाई बाई 4 रेडियन। अब देखो दो चीज, कभी भी तेरे को एंगल डिग्री में दिया होगा ना तो डिजिट्स में आएगा, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, बट कभी भी तेरे को एंगल रेडियन में दिया होगा तो वो पाई के टर्म्स में आएगा, देख पाई बाई 4, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे पाई के टर्म्स में आएगा। समझ में आ पा रहा है? तो जब भी तेरे को रेडियन में दिया होगा तब तो पाई के टर्म्स में होगा, और जब भी तेरे को डिग्री में होगा तो डिजिट्स के नंबर में होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर डिग्री में है कोई भी एंगल और उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि पाई के टर्म्स में आंसर आ जाए। बट अगर ऑलरेडी कोई चीज रेडियन में दे रखा है, पाई के टर्म्स में दे रखा है, जैसे 3 पाई 4 पाई कुछ भी, तो क्या कर उसको किससे मल्टीप्लाई कर, उल्टा 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दे ताकि पाई से पाई कट जाए और आंसर अब डिग्री में आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि रेडियन में है और फिर डिग्री में बदलना है तो फिर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते रहा। ये तो हो गया डिग्री रेडियन की बात। अब होती है मिनट और सेकंड, एक के आगे ऐसे डैश, डैश का मतलब होता है मिनट, तो एक मिनट की वैल्यू होती है 1/60 डिग्री, याद रखनी पड़ेगी, काम में आएगी, जब आएगी तब क्वेश्चन करेंगे तो तभी बता पाएंगे, अभी तो फास्ट रिवीजन चल रहा है। 1 मिनट की वैल्यू होती है 1/60 डिग्री। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड मतलब डबल डैश, 1 डैश मतलब 1 मिनट, 1 डबल डैश मतलब 1 सेकंड, तो 1 मिनट की वैल्यू होती है 1/60 डिग्री, बट अगर सेकंड हो तो 1/60 दो बार लिख दो, उतना डिग्री होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एक डिग्री यानी 60 मिनट, अरे भाई 60 को उधर भेज दे तो एक डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 60 मिनट, अरे जैसे एक घंटे में 60 मिनट तो एक डिग्री की वैल्यू आ जाती है 60 मिनट। ऐसे ही एक मिनट में 60 सेकंड, अरे वही है यार, अपनी अपनी टाइम की जैसे ही है, एक घंटे में 60 मिनट वैसे एक डिग्री में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड वैसे ही एक मिनट में ये देखो 60 सेकंड। ठीक है, सार्थक अंक, सार्थक अंक में कोई डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे, एग्जाम्पल से खुद ही तुम्हें याद हो जाएंगे। अगर तेरे सामने लिखा है 2072 तो सार्थक अंक कितने, 4, खुद समझ में आ रहा है क्यों है, यानी बीच में कोई जीरो आएगा उसको भी सार्थक अंक मानेगा नहीं, है ना, बीच में अगर कोई जीरो आया, दो डिजिट्स के बीच में अगर बीच में कोई जीरो आया तो उसको भी सार्थक अंक मानेंगे, ये समझ में आ जाता है। तो मैंने क्या डायरेक्टली 5-6 एग्जाम्पल लिख दिए ताकि फालतू थ्योरी लिखनी ना पड़े और हम सिर्फ एग्जाम्पल देख के समझ जाए कि हाँ ये होता है सार्थक अंक। ये लिखा है 0.0027, इसमें सार्थक अंक सिर्फ 2 ही है, इससे मुझे पता लग गया कि ओ अगर कोई ऐसी संख्या है एक से छोटी संख्या है 0.000 समथिंग, तो इनिशियली सारे जीरो नहीं माने जाएंगे, सिर्फ बार बार की डिजिट्स मानी जाएगी, पता चल गया, खुद ही नियम पता लग गया। अगला है 21200, इसमें सार्थक अंक 3, यानी मुझे पता लग गया ऐसी कोई डिजिट है लास्ट में कितने जीरो लगे माइनस नहीं माने जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यह है 4.00, इसमें सार्थक अंक 3, इससे मुझे पता चला ओके अगर लास्ट में जीरो लगे हैं तो उनको तो नहीं माना मैंने सार्थक अंक, बट अगर पॉइंट लगा दिया फिर अगर तुम लास्ट में जीरो लगा रहे हो तब उन सबको माना जाएगा। यानी अगर 4.0 तो इसमें सार्थक अंक कितने, 2, बट 4.00 में सार्थक अंक 3, 4.0000 इनमें सार्थक अंक कितने हैं, बहुत, अनंत, बट वैल्यू इसकी भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसीलिए देख मैंने लिखा भी होगा, ये देख वस्तुओं की गिनती जैसे 4 अंडे, 2 गेंद आदि, इनमें अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि 2 अंडे हैं तो 2 मतलब क्या, 2.0, 2.00, 2.000 कितने, क्योंकि सार्थक अंक तो सारे माने जाएंगे ना, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगाओ सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे 4.00 इसमें सार्थक अंक 3, तो अनंत हो सकते हैं ऐसे, तो सार्थक अंक बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे ये डिजिट है 100.00, इसमें सार्थक अंक कितने, देखो पांचों माने गए, 1 2 3 4 5, जबकि इसी की जगह अगर 100 होता तो इसमें सार्थक अंक क्या होते, सिर्फ 1 होता, बाकी के 2 जीरो नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें भी तो नहीं माने गए, देख इसमें ये नहीं माने गए, बाद के जीरो नहीं माने जाते। और वो क्यों नहीं माने जाते, इसलिए क्योंकि उनको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 100 है तो 100 को तो मैं 1 × 10 के 2 लिख सकता हूँ, तो कितने में सार्थक अंक, सिर्फ यही हुए, घातों को कभी सार्थक अंक नहीं माना जाता। ऐसे जैसे ये 212 × 100 थे तो इसको 212 × 10 के 2 लिख देता। अब बताओ सार्थक अंक 3 ही तो हुए, 10 की घातों को सार्थक अंक नहीं मानते।
तो सिंपल सी बात है, बीच में कोई जीरो आ रहा है मानेंगे, ये पहले पहले वाले कोई जीरो है नहीं मानेंगे, लास्ट में जीरो आ रहा है नहीं मानेंगे, पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो मानेंगे, ऐसे आ रहा है मानेंगे, घातों को नहीं मानेंगे बस। तो 10 की घातों को सार्थक नहीं मानते। सारा हो गया। अवकलन समाकलन के नियम देख लेते हैं। ये तो बस देखो, ये तो सारे नियम से है ना, बाकी असली काम तो जब हम करेंगे क्वेश्चन तभी समझ में आता है। एनीवे अभी तो नियम देख लेते हैं, अवकलन देख लेते हैं सबसे पहले। अगर x की पावर n है और dx से के सापेक्ष का अवकलन करा तो ऑब्वियसली जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है, ऐसे याद रखता हूँ मैं तो। और देखते हैं अवकलन में क्या हो रहा है। साइन साइन थीटा का अवकलन हो जाता है कॉस थीटा, साइन का अवकलन हो जाता है कॉस, ऐसे याद रखता हूँ मैं। ऐसे पता है, ऐसे रटा मत करो साइन एन एक्स की वैल्यू एन कॉस एन एक्स, अरे नहीं, ऊपर ऊपर से आता है। मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है। अरे साइन थीटा को अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा। कैसे याद रखोगे, साइन थीटा का अवकलन, ये थीटा है, ये देखो ये एन एक्स पूरा थीटा है। जैसे तेरे को बोल दिया साइन साइन 2 थीटा, हाँ, या फिर साइन 2 इंटू 30 साइन कुछ भी लिख दिया तो साइन एन एक्स, साइन 2x साइन, हाँ, जैसे साइन 3x डिवाइड में dx, ये देखो ऐसे, तो साइन एन एक्स, ठीक है। सबसे मेन बात, साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, जबकि कॉस थीटा का अवकलन पता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देख वही मैं बोल रहा हूँ, कॉस हमेशा से, साइन थीटा का अवकलन किया तब तो इसने नॉर्मल कॉस थीटा दिया, जबकि तूने कॉस थीटा का अवकलन किया तो माइनस का साइन थीटा दे रहा है। बोल, गद्दारी कर भाई, है कि नहीं? पर कोई नहीं, तो साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा। बट अगर जैसे साइन एन एक्स, एन मतलब कोई भी डिजिट साथ में, जैसे साइन 3x 4x 5x कुछ भी अगर साथ में एन है तो उस एन को बस एक बार बाहर भी बुला लेना, याद रह पाएगा। अरे दो चीजें याद रखनी, ऐसे मत रखना कि साइन एन एक्स का अवकलन होता है एन कॉस एन एक्स, ऐसे कोई नहीं रखता भाई, ऐसे नहीं रखना होता। रखना ऐसे होता है साइन थीटा का अवकलन से कॉस थीटा मिलता है। कैसे रखना है, साइन थीटा के अवकलन से कॉस थीटा मिलना है, कॉस थीटा के अवकलन से माइनस साइन थीटा मिलना है, क्योंकि कॉस थीटा तो है ही बेकार, इसका तो काम ही यही है साइन थीटा को माइनस में दे देना। तो साइन थीटा के अवकलन से कॉस थीटा मिलेगा। हाँ, अगर कोई एन है पास में तो उसको बस बाहर बुला लेते हैं। अवकलन में कोई भी चीज हो, एन क्या कोई भी चीज हो, बाहर बुलाते ही है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक्स की पावर एन था, अगर कुछ ऐसा है जैसे मान लो डी 3x की पावर n अपॉन डी, तो 3 को क्या करेंगे, बाहर बुला लेंगे। जो कांस्टेंट चीज होती है उसको एक बार बाहर तो बुलाते हैं। नहीं पर वो यार अलग बात हो गई, कांस्टेंट चीज को बुलाना एक अलग बात हो गई। जैसे n x की पावर n, n क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है मान लो, और अगर इसका मैं ऐसे अवकलन करा दूं तो क्या होगा, कांस्टेंट चीज को पहले ही बाहर निकाल लो, कैपिटल एन को पहले बाहर निकाल लो, बस अब बाकी बचे हुए का अवकलन करो ऐसे। खैर ये तो यार करते हैं, अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके, तुम ध्यान होगा अवकलन फालतू का। खैर नियम पढ़ते हैं यार फटाफट से। ये हो गया साइन एन एक्स का अवकलन, ये देखो साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, बस मैं तो ये याद रखता हूँ। और जो एन होता है उसको एक बार बाहर भी बुलाएंगे। सेम कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, बट एन होता है तो उसको बाहर बुला लो, नहीं है तो मत बुलाओ, ये सिंपल है। अब एक बार अवकलन पे आएंगे, तो अगर x की पावर n है और उसका तुम अवकलन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, पावर को आगे बुला रहे थे, राइट। देखो पावर को आगे बुला रहे थे, यहां भी देखो अगर n था तो n को आगे बुला रहे थे, देखो n को आगे बुला रहे थे। समाकलन में क्या होता था, उल्टा, आगे नहीं बुलाते, डिवाइड में भेजते थे। देखते हैं, देखो x की पावर n dx, अब समाकलन हो रहा है। अब मैं पता कैसे याद रखता हूँ, देखो ये x की पावर n है, इसको तुम एक और x से मल्टीप्लाई करो तो पावर बढ़ेगी ना, तो देख x की पावर n प्लस 1 हो गई। यहाँ तो देखो -1 होती थी देखो, बट यहाँ +1 हो। और पता है जितनी पावर आती ना वही नीचे डिवाइड में आए, जैसे यहाँ जो पावर है उसको आगे बुलाते थे ना, बट यहाँ जो पावर आती है ना n+1 उसको डिवाइड में भेज देते। ये होता है समाकलन में, सबको पता है, क्या याद रह पाएगा। अच्छा एक और चीज जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, समाकलन में +c एक कांस्टेंट और जुड़ता है, जिसका बहुत रेयरली हम यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली समाकलन करके आगे बढ़ जाते हैं, बट कभी कभी यूज होगा इसका, ठीक है। तो वापस से देख लेते हैं, ये था अवकलन x की पावर n, पावर को आगे बुलाएंगे, जो पावर होती है एक कम हो जाती है, ऐसे याद रखता हूँ मैं। साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, और अगर कुछ n वगैरह है तो उनको आगे बुलाएंगे हमेशा। अवकलन कुछ भी करो, जो भी n वगैरह कुछ भी चीज हो हमेशा आगे बुलाते हैं, जबकि समाकलन में उल्टा होता है, समाकलन डिवाइड में भेजते हैं चीजें, ठीक है। तो अगर x की पावर n को एक और x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर बढ़ जाएगी, x n+1 हो जाएगा, और जो पावर होती है n+1 वही डिवाइड में भेज दो, +c। अरे +c तो हमेशा अवकलन में रहता है, ये साथ में, बस तुम याद रखो। नेक्स्ट साइन का अवकलन करूंगा तो अब देखो, अगर तुम साइन का अवकलन करने से कॉस मिल रहा था, साइन का अवकलन करने से कॉस मिल रहा था, तो साइन के समाकलन से क्या मिलेगा, कॉस, बट माइनस का कॉस, बदला ले लिया, साइन ने अपना बदला ले लिया, समाकलन में साइन ने अपना बदला ले लिया, ये याद रखना। क्योंकि हमेशा कॉस क्या करता था, साइन को माइनस में बदलता था,
बट अब साइन ने ले लिया बदले में। अगर तुम साइन का समाकलन करोगे तो वो माइनस का कॉस कर देगा। तो अगर साइन एन एक्स था तो उसने देख माइनस का कॉस एन एक्स कर दिया। बट एन का क्या, एन का क्या, तो अगर एक चीज तू नोटिस करे, अवकलन में एन को आगे बुलाया जाता था, ये देखो, बट यहाँ देखो डिवाइड में भेजा, आगे आगे बुलाएगा मैंने, नहीं बुलाया ना, डिवाइड में भेजा। यही है ट्रिक, अवकलन में चीजें आगे आती है जबकि समाकलन में चीजें डिवाइड में जाएंगी, याद रह पाएगा। तो इनको पैरेलली ऐसे कंपेयर करते हुए याद रखो, कैसे, साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन। अब समाकलन में उल्टा, साइन का अवकलन माइनस कॉस जबकि कॉस का अवकलन नॉर्मल प्लस साइन। और अगर एन वगैरह है तो क्या आगे आएगा, नहीं डिवाइड में आ जाएगा। बस इतना याद रखना। ऐसे मत याद रखना कि साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, भाई नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं रखना है। सीधी सी बात है, जो मैं बता रहा हूँ उतना रट लो, दोनों का कंपेयर करते हुए रटेंगे। साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और साइन का समाकलन करेंगे तो अब ये बदला ले लेगा, बन जाएगा माइनस कॉस, जबकि कॉस का समाकलन करेंगे तो अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ साइन बनेगा। और जो एन है उसको आगे नहीं डिवाइड में लाएंगे, जो एन है उसको डिवाइड में डालेंगे, जबकि अवकलन में वो एन आगे आ जाता है। हो गया। अब ये दो चीजें, ये कम है, ये कम यूज है, या तो मैं यूं कहूंगा कि पता है ये कम ही है, सच में कम है, कहीं नहीं आते काम में, बट स्टिल थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी चीजें तो ढंग से ही याद रखनी, इनको तो चलो थोड़ा थोड़ा भूल जाओ, बाद में रिवाइज कर लो, वैसा सही नहीं। चलो अच्छा, बाय द वे यहाँ भी वही सी वाले साथ साथ और बाकी टेन और सेक दोनों साथ साथ है ना। तो अगर टेन का अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, कॉट का अवकलन करोगे तो माइनस, फिर अब यहाँ माइनस लगेगा थोड़ा सा, अब ये याद तो रखना ही है। तो टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर, जबकि कॉट का करोगे तो कॉसेक स्क्वायर बट माइनस का। और इधर देखो, अब देखो उल्टा देखो, एक चीज होती है, अगर तुम जिस चीज का अवकलन कर रहे हो और जो आंसर आ रहा है उस आंसर का अगर तुम समाकलन कर दोगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा। अरे किसी चीज का अवकलन करने से जो आंसर आ रहा है ना, उस आंसर का अगर तुम समाकलन कर दोगे तो वापस वही इनिशियल वैल्यू तुम्हें मिल जाती है, ऐसा होता है। तो अगर 10x का तुम अवकलन कर रहे हो तो सेक स्क्वायर मिल रहा है, और अगर तुम सेक स्क्वायर का समाकलन कर दो तो वापस 10x मिल जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही अगर तुम कॉट का अवकलन करो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर बन रहा है, और अगर तुम कॉसेक स्क्वायर का करोगे तो वापस कॉट मिल जाएगा, माइनस में मिलेगा बट हाँ ऑब्वियसली ऐसा चीज होता है। तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, याद हो जाएगा यार, वैसे नहीं होगा, हो जाएगा मतलब क्योंकि सी वाले साथ साथ और ये दोनों अलग अलग साथ साथ है ना। ऊपर जब हम वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कर रहे थे वहां भी ऐसा ही था, ये देखो सी वाले साथ साथ और ये दोनों साथ साथ, तो हो तो जाएगा आई थिंक। 10 का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर, जबकि सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो वापस 10 मिल जाएगा, ऐसा होता है। किसी चीज का अवकलन कर रहे हो तो जो मिलता है उसका समाकलन करोगे तो वापस वही मिल जाएगा, वो 10 है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अच्छा एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स की पावर एन हो और उसका तुम समाकलन करा रहे हो, जैसे एक्स की पावर एन डी एक्स, ये सब हो रहा है ये सब, बट यहाँ एन की वैल्यू इज इक्वल नॉट टू 1, एन की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, एन नॉट इक्वल टू -1, एन की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन है, जैसे मान ले एक्स की पावर एन डी एक्स है, एक्स की पावर -1 होगी, मान लो एक्स की पावर -1 डी एक्स, तो क्या बोलेगा तुम, पता क्या बोलेगा कि एक्स की पावर -1 है तो एक और डी से मल्टीप्लाई होगी तो एक और बढ़ जाएगी, -1 + 1 तो 0 हो गया। और तू बोलता है जो पावर होती है वही डिवाइड में डाल, तो डिवाइड में तो 0 डाल देगा तू, और किसी के भी डिवाइड में 0 जाएगा वो तो अनंत हो जाएगा, गलत है। तो ये फॉर्मूला नहीं लगता जब एक्स की पावर 1 होती है, -1 होती है मतलब। फिर क्या लगता है, फिर ये लगता है तेरे पास जब भी ऐसा लिखा है एक्स की पावर -1 dx, तो तू ऐसा मत करने बैठना कि एक्स की पावर -1 है तो जहां तक मैंने पढ़ा है कि एक्स की जो पावर होती है वो 1 प्लस हो जाती है, तो -1 में +1 कर दो, जो पावर होती है वही नीचे डाल दो, फिर हो जाएगा एक्स की पावर 0/0, ये तो आंसर आ गया ना, गलत हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो जब भी एक्स की पावर -1 दे रखा हो और तेरे को समाकलन करना हो, अवकलन में कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन हो जाता है, अवकलन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अवकलन का क्या था, एक्स की पावर n, अगर -1 होता तो हो जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है, -1 होता तो पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा -1x, और पावर 1 कम हो जाती है यानी -1 -2 हो जाएगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन हो जाता है। समाकलन नहीं हो पाता अगर x की पावर -1 होती है तो फिर क्या करना पड़ता है, तो जब भी तेरे पास x की पावर -1 हो और समाकलन करना हो तो x की पावर -1 को 1/x की तरह समझ, 1/x। यहाँ है ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है, अगर तू ln x का अवकलन करता है तो 1/x मिलता है, और अगर तू 1/x का समाकलन करता है तो ln x मिलता है।
एक दूसरे का उल्टा। अगर तू ln x का समाकलन करेगा तो 1/x मिलता है, और ऐसे ही 1/x का समाकलन अगर कर देगा तो वापस ln x मिल जाएगा। तो 1/x को ही x की पावर -1 बोला जाता है। समझ आया? ये भी रटना है, फुल रटना है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो ln x का अवकलन करने पे 1/x, जबकि 1/x का समाकलन करने पे ये मिलता है। और क्या है, ये रहा e। अगर e की पावर nx है, ऑब्वियसली n तो आगे आएगा ही, और e की पावर nx ऐसे कैसे रहेगा, कुछ नहीं बदलता। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तेरे पास e है और तू e का समाकलन कर रहा है तो वैसा का वैसा रहेगा। अगर तेरे पास e की पावर x होता तो, और अगर तू उसका समाकलन करना चाह रहा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, e की पावर x। हाँ, मगर अगर e की पावर nx है तो n को आगे बुलाना पड़ेगा बस एक बार, और अगर नहीं है तो फिर रहने दे। अगर n नहीं है, n मतलब कोई भी संख्या 2 3 4, जैसे e की पावर 2x है तो एक बार 2 को आगे भी बुलाना पड़ेगा। e की पावर 2x है तो एक बार 2 को आगे बुलाना पड़ेगा, ये तो। हाँ, बट अगर कुछ है नहीं तो फिर सही है। तो अगर e की पावर x है तो वो e की पावर x ही रहेगा, अवकलन करने से कुछ नहीं बदलेगा उसका, याद रह पाएगा। अरे अगर e की पावर x है तो वो e की पावर x ही रहेगा, अवकलन करने से कुछ नहीं बदल देगा। सेम समाकलन में, अगर e की पावर x है तो वो e की पावर x ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, अगर n है तो क्या होगा, तो अवकलन में तो n आगे आ जाता है, जबकि समाकलन में n डिवाइड में आ जाता है, बस इतना ही फर्क है। और क्या चीजें हैं, अवकलन। अवकलन में स्लोप निकालते हैं ग्राफ की, जैसे y और x है तो इस ग्राफ की ढाल क्या होगी, dy/dx अवकलन। जबकि समाकलन से क्या निकालते हैं, एरिया। जैसे y और x का ग्राफ है तो y dx कर दो, एरिया निकाल दो अवकलन कर, सॉरी समाकलन करके। तो समाकलन से ग्राफ का एरिया मिलता है, अवकलन से ग्राफ की ढाल मिलती है। ये सारे कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं, मेनली ये सब थे। क्वेश्चन जब करेंगे आई थिंक तब हम इनका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, बाकी तो तुम करो इन सबका, दोबारा से देखना है। हो गया ना, ये सबको याद होगा, धीरे साथ साथ मेरे याद रखते चलो। अवकलन के नियम क्या होते हैं, जब दो चीजें जुड़ी, जैसे u प्लस v है, दोनों का अवकलन करना है तो क्या होगा, पहले u का कर लो फिर v का कर लो, पहले du/dx कर लो प्लस फिर dv/dx कर लो। अरे सिंपल है, तेरे को इनका x के सापेक्ष अवकलन करना है, किसका, u प्लस v का, तो पहले du/dx कर लो फिर dv/dx बोलो। अब है व्यवकलन, मतलब माइनस का नियम। जैसे d u माइनस v का अवकलन करना है dx के सापेक्ष, u माइनस v का अवकलन, तो सिंपल है, पहले u का कर लो फिर v का, तो du/dx माइनस dv/dx। तो प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब मेन आता है, अगर चीजें मल्टीप्लाई में है तो, मतलब जैसे u और v दो चीजें हैं u और v, और दोनों मल्टीप्लाई में और उनका अवकलन हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे करते हैं। कैसे, पहले तो एक को बाहर रखो, u को बाहर रखो, dv/dx करो, फिर v को बाहर रखो, du/dx करो, प्लस आएगा, बट मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा। अब बात कर लेते हैं डिवाइड की। डिवाइड में माइनस आता है और पूरा ही चेंज हो जाता है। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे डी u/v मतलब दो चीजें u और v डिवाइड हो रहे हैं। देखो शुरू से देखो, यहाँ u और v प्लस हो रहे थे तब तो ऐसे होगा, माइनस हो रहे थे u और v तब ऐसे होगा, मल्टीप्लाई हो रहे थे u और v तब ऐसे होगा कि पहले u को बाहर निकालो dv/dx करो, फिर v को बाहर निकालो du/dx करो, दोनों में प्लस ही रहेगा। भाग में डिवाइड हो रहा है, अगर u और v आपस में डिवाइड, कोई भी दो चीजें, क्वेश्चन करने में पता लगेगा बाय द वे, कोई भी दो चीजें अगर तुम्हें डिवाइड में दे रखी है और उन दोनों का ऐसे अवकलन करना है तो कैसे होगा, सबसे पहले जो नीचे है उसको बाहर रखना है, v को बाहर रखना है, dv/dx रखना है, फिर माइनस, अब u को बाहर रखना है, dv/dx करना है, डिवाइड में v स्क्वायर करना है। क्या कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं, पॉज करके रट इसको ढंग से, और क्या है। बाकी वाले तो बहुत आसान थे, बाकी वाला तो कुछ नहीं था, इसको पॉज करके अच्छे से रखना है। नेक्स्ट, चेन रूल। डेफिनेशन छोड़, चेन रूल क्या कहता है कि अगर कोई फलन के अंदर फलन दे रखा है, जैसे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो एक तो ये पूरा एक फलन हो गया भाई, साइन कुछ साइन समथिंग समथिंग, तो ये साइन थीटा, एक तो ये फलन हो गया, और इसके अंदर एक और फलन है, कौन, ये एक्स स्क्वायर। एक तो ये पूरा साइन थीटा, ये भी एक फलन है, और इस फलन के अंदर ये एक और फलन है एक्स स्क्वायर। तो जब फलन के अंदर फलन हो तो चेन रूल लगता है। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि पहले तो इस पूरे को एक फलन मानो और इस पूरे का अवकलन कर लो, फिर इसके अंदर जो फलन है ना उसका अवकलन कर लो, दो बार ही होता है, ठीक है। तो पहले तो इस पूरे का करो और फिर इसके अंदर अंदर जो है, तो देखो पूरे का कैसे, सबसे पहले पूरे को एक तरह से इसको साइन थीटा मानो। एक बात बताओ, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन एक्स स्क्वायर की जगह देखो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो अंदर उसका फलन करो, अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, पावर को आगे बुलाओ, 2x बन जाएगा और x की पावर एक कम कर दो, पहले x की पावर 2 थी, 2 में से एक कम करोगे तो एक ही बच जाएगा वो, तो आंसर आ जाएगा cos x स्क्वायर 2x। कैसे किया, जब भी कोई फलन के अंदर एक और फलन हो तो पहले तो पूरे का अवकलन कर लो, अगर साइन थीटा है तो उसको cos थीटा कर दिया, फिर जो अंदर था उसका अवकलन, और क्या मल्टीप्लाई होता है,
दोनों चीजें मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं प्लस कर दो तुम दोनों चीजों को, नहीं नहीं, दोनों चीजें मल्टीप्लाई होता है। तो पहले तो पूरे का फलन करो, मल्टीप्लाई बाई अंदर जो फलन है उसका फलन करो। तो अगर y की वैल्यू ये थी और अगर मुझे इसका अवकलन करना था, इस तरीके से होगा इसका, ये होता है चेन रूल। अब है घात श्रृंखला नियम। कहीं भी किसी भी चीज की घात हो तो ये नियम हमेशा याद रखना। जैसे y की वैल्यू u की पावर n है कोई भी, और हमें करना है डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब अवकलन करना है। तो अवकलन करते समय हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अच्छा अवकलन करना है, ये तो सिंपल है, कैसे, जो पावर है उसको आगे बुला लो और जो पावर है उसको एक कम कर दो। तो पावर को आगे बुला दिया एन यू, और यू की पावर एक कम कर दो, एन माइनस वन कर दो, बस इतना ही होगा, खत्म। यहीं तक हम अपना अवकलन खत्म कर देते, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा में और डी यू बाई डी एक्स डालो, भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा में और डी यू बाई डी एक्स एक डालना पड़ेगा। ये कब होता है, जब तुम्हारे पास पावर होती है, इसको बोलते हैं घात श्रृंखला नियम। जब भी पावर होती है तब ऐसा करना पड़ेगा। ये हर केस में लागू होता है, कभी कभी दिखता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x स्क्वायर है, या फिर नहीं, नॉर्मल है x की पावर 3, और इसका तुम्हें अवकलन करना है और x के सापेक्ष ही करना है। अभी तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, कैसे करते हैं, जो पावर है वो आगे बुला लो और जो x की पावर है एक कम कर दो, आंसर आ गया 3x स्क्वायर, बस इतना ही है। नहीं, और है एक्स्ट्रा में, बट वो दिख नहीं रहा। क्या है एक्स्ट्रा में, x है, ये भी x है, तो dx बाई डी एक्स। अब वो dx बाई डी एक्स तो सेम ही होगा ना, तो वो तो कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसिल। वो इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि कैंसिल हो गया, बट कभी कभी ये कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसका अवकलन मैं टी के सापेक्ष करा रहा हूँ, आपकी बार किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष करा रहा हूँ। तो अब क्या अवकलन कराएंगे, डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी टी। अवकलन कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी 3, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, हो गया। अब क्या, अब एक्स्ट्रा में डी एक्स बाई डी टी और लिखो, डी एक्स बाई डी टी। ये थोड़ी ना कैंसिल हुआ, अब नहीं हुआ, तो अब इसकी वैल्यू होगी। जैसे डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डी एक्स बाई डी टी वेग होता है ना, तो ये लो वेग आया, आया ना कुछ आंसर। तो जब भी किसी चीज की पावर है और उसका अवकलन कर रहे तो एक्स्ट्रा में साथ में और वो होता है। जैसे यहाँ यू का अवकलन कर रहे थे, यू की पावर थी कुछ ना कुछ, तो यहाँ एक्स्ट्रा में और डी यू बाई डी एक्स डालो, चाहे वो बाद में कैंसिल हो जाए, बट डालो। ये होता है घात श्रृंखला नियम। ये भी यूज होता है काफी जगह। तो जब भी किसी की पावर होती है तो साथ में ये चीज भी डालनी होती है। ये क्या है, ये थोड़ा वेव्स वगैरह वाले टॉपिक चला जाता है। इसमें ऐसा होता है जैसे y की वैल्यू है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये मतलब पूरा थीटा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। और अगर मैं डी वाई बाई डी टी कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी टी कर रहा हूँ ना, डी टी मतलब टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। तो जब भी अगर मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो जो टी के पास है उसको बाहर बुला लो। अरे जैसे, तो साइन एन एक्स का अवकलन करेगा, क्या करेगा, साइन की जगह कॉस एन एक्स बोल देगा, बट जो एन होता है उसको बाहर तो निकालते नहीं निकालते, वही यहाँ पे। तो अगर यहाँ मैं बोल रहा हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, बट तो कंफ्यूज है किसको बाहर निकालू, इसको बाहर निकालो कि किसको बाहर किसको निकालना है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम अवकलन कैसे कर रहे हो। अगर तुम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो जो टी के पास होता है उसको बाहर निकालेंगे, तो देख आंसर बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा ए ओमेगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा और बाकी सब सेम। करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं होगा, 2 मिनट लगेगी। हाँ, तो अगर y की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो सिंपल सी बात क्या थी, अगर इसका अवकलन करना है डी वाई बाई डी टी करना है, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, पहली बात तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, डन। हाँ, बाहर क्या था, ए था, वो एज इट इज ए एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, टी के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हो तो जो टी के पास चीज है उसको बाहर बुला लो, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये बन गया ए ओमेगा कॉस वगैरह, ये जो भी है, ये बन गया आंसर। तो अगर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो जो टी के पास है उसको बाहर बुला लो। अगर इसकी जगह एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो जो एक्स के पास है उसको बाहर बुला लेते, तो अब की बार के बाहर आएगा, ओमेगा बाहर नहीं आएगा। ये है बायनोमियल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, कभी भी ऐसा लिखा है 1 की पावर 1 अप 1 प्लस एक्स की पावर एन, या फिर 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब अगर एक्स जो है 1 से बहुत छोटा है तो पावर को आगे बुला लो, मतलब ये 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। ऐसे अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस एन एक्स बन जाएगा। कब, जब एक्स 1 से काफी छोटा हो। श्रीधराचार्य सूत्र, जब भी कोई फॉर्मूला बन रहा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा हो और अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका कुछ नहीं कर सकते, प्योर रटना है और ढंग से रटना है इसको भाई, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये लगता है आंसर लाने के लिए। और अगर इसमें हल किसी में मिस्टेक हुई, पहली बात तो गलत नहीं आया, तो जो रिग्रेट होगा कि सिर्फ इस एक के कारण मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है,
वाई और एक्स का ग्राफ बन रखा है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, जरूरी नहीं वो कहीं से स्टार्ट हो, यहाँ से मूल बिंदु से कहीं से भी स्टार्ट हो, सरल रेखा होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। इसमें सारी चीजें क्या होती है, y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस, m क्या होती है, ढाल होती है इसकी। ढाल मतलब बोले तो जो एंगल टेन थीटा, जो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, उसी को टेन थीटा बोला जाएगा, जो x एक्सिस के साथ बनेगा वो। तो y बराबर mx प्लस सी, और y होता है y एक्सिस, x होता है x एक्सिस, m होती है ढाल यानी स्लोप, और स्लोप को ही टेन थीटा बोला जाता है। c क्या होता है, c होता है y एक्सिस पर अंतःखंड, ये अंतःखंड c, यानी अगर ग्राफ हमारा ऊपर से चालू है तो y की वैल्यू ये है। अगर हमारा ग्राफ एकदम मूल बिंदु से चालू होता तो y की वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो। अगर हमारा ग्राफ ऐसे चालू होता तो यहाँ से, तो y की वैल्यू पता है क्या आती, ये नेगेटिव में, ये वैल्यू आती y की नेगेटिव वाली। मतलब कुल मिला के मूल बिंदु से जितनी दूरी पर हमारा चालू हो रहा है, ये मूल बिंदु है, इससे जितनी दूरी पर से हमारा ग्राफ चालू हो रहा है वही होता है वाई एक्सिस पर हमारा अंतःखंड। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो y बराबर है mx प्लस सी, इसको ध्यान रखेंगे, इससे काफी कुछ सॉल्व हो सकते हैं, काम में आता ही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट, जब भी x प्रोपोर्शनल y है, ऐसा कभी भी बन रहा है x प्रोपोर्शनल y, इसका मतलब सरल रेखा बनेगा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है ऐसे बढ़े, ऐसे भी कैसे भी ग्राफ बन सकता है, बट सरल रेखा का बनेगा जब भी x प्रोपोर्शनल y होगा। एंड y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर कब भी ऐसा बनेगा जब दो चीजें प्रोपोर्शनल हो और एक चीज पे स्क्वायर और दूसरी चीज पे कुछ भी ना हो, तो परवलय ग्राफ बनेगा, रटना है। और परवलय भी कैसा बनेगा, इसकी ट्रिक ये थी कि इसके पास तो स्क्वायर है बट इसके पास नहीं है, तो इसको प्रोटेक्ट करते हुए ग्राफ बनेगा, देखो उसकी तरफ मुड़ते हुए, वाई की तरफ मुड़ते हुए, वाई को से प्रोटेक्ट करते हुए ग्राफ बनेगा, ये होता है परवलय। जब एक्स प्रोपोर्शनल वाई तो सरल रेखा, एक्स वाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर या एक्स प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर, कुछ भी किसी से भी प्रोपोर्शनल हो, एक चीज पे स्क्वायर हो एक चीज पे नहीं हो, पैराबोला ग्राफ बनेगा। और जिस चीज पे स्क्वायर नहीं है उसको प्रोटेक्ट करते हुए ग्राफ बनेगा, जिस चीज पे स्क्वायर नहीं है उसको प्रोटेक्ट करते हुए। ये क्या है, अति परवलय, हाइपरबोला। जब ऐसा कुछ बन रहा हो कि y प्रोपोर्शनल 1/x² तो हाइपरबोला बनेगा, y प्रोपोर्शनल 1/x² तो हाइपरबोला बनेगा, y प्रोपोर्शनल 1/x तो आयताकार अति परवलय बनेगा इस तरीके से। क्या है ये, y प्रोपोर्शनल 1/x, मतलब कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। देखो y प्रोपोर्शनल 1/x मतलब जितना x बढ़ेगा उतना y घटेगा, तो ग्राफ ऐसे इस तरीके से होता है। कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार इसमें ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है कि y प्रोपोर्शनल 1/x यानी x जैसे जैसे बढ़ेगा y वैसे वैसे घटना चाहिए, है ना। तो फिर तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। भाई बट सरल रेखा में क्यों घटेगा, सरल रेखा नहीं बनेगा, ये बनेगा आयताकार अति परवलय। तो इस तीन चीजें हो गई बस, x प्रोपोर्शनल y, जब दो चीजें नॉर्मल प्रोपोर्शनल हो सरल रेखा बनेगी, एक चीज पे स्क्वायर हो एक चीज पे नहीं तो ऐसा पैराबोला टाइप बनेगा, और जब ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसे हाइपरबोला आयताकार अति परवलय टाइप्स बनेगा। दो फॉर्मूले ये भी यूज हो जाते हैं बट रेयर है, कम ही होता है ये। अब वैसे तो बेसिक मैथ का हम टेस्ट देंगे तो ये लोग बेसिक मैथ में कुछ भी डालते हैं, हमारे काम का है नहीं। बेसिक मैथ मतलब बस यूं ही हम पढ़ते हैं ताकि कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में काम में आ जाए, प्रॉपर कोई बेसिक मैथ अपना चैप्टर है नहीं, बट फिर भी ये क्वेश्चन बनाने के लिए टफ डाल देते, पता नहीं क्या क्या। एनीवे देखते हैं, ये एक सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या आर होती है, मूल बिंदु से देखा जाए इधर भी आर, इधर माइनस आर, इधर प्लस आर, इधर माइनस आर, पर आर ही होती है त्रिज्या। तो वृत्त के लिए एक फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रटना है, जब काम में आएगा तब देखे जाएगी। कैसे काम में आता है कैसे नहीं पता नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर रटेंगे। दीर्घ वृत्त एलिप्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दीर्घ वृत्त की क्या खासियत है, इसकी त्रिज्या सेम नहीं होती, एक तरफ से लंबा होता है, तो अगर इधर की त्रिज्या ए है तो इधर की त्रिज्या बी है, अलग अलग होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, भाई एक्स और ए दोनों सेम डायरेक्शन में ना इसलिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये होता है। जबकि सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो ठीक है, नाइस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर ये वृत्त के लिए होता है, और जबकि यहाँ दीर्घ वृत्त के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स होता है 1।
लॉगरिथम, जब भी दो चीज़ें लॉग में मल्टीप्लाई हो तो वो ऐसे जोड़ दी जाती है, लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी बोला जाता है। जब लॉग में दो चीज़ें डिवाइड में हो ए अपॉन बी तो उनको माइनस कर दिया जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। जब लॉग में किसी की पावर एन हो तो पावर एच इट इज आगे बुला ली जाती है और बाकी सेम चीज़ें रहने दी जाती है। जब भी लॉग ई लिखा हो तुम्हारे सामने, लॉग बेस ई या फिर लॉग बेस ई को ही एल एन बोल दिया जाता है, जब भी ऐसा कभी हो तो क्या करना है, अगर उसको लॉग बेस 10 में बदलना है, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यूज हम रखते हैं, तो हम जनरली लॉग 10 की वैल्यू रखते हैं कि लॉग 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू याद की जाती है, ना कि लॉग बेस ई की। लॉग बेस ई की वैल्यू कोई याद नहीं रखता, मतलब नहीं रख सकते। तो जब भी क्वेश्चन में लॉग ई एक्स ऐसा दे रखा हो तो लॉग ई को लॉग 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रट लो। लॉग ई को लॉग 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। लॉग ई को ही एल एन बोल दिया जाता है। ई एक क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है एक प्राकृतिक लघुगणक, पता नहीं कुछ तो था, एक प्राकृतिक गणितीय लघुगणक, पता नहीं क्या बोला जाता है इसको, जो भी है। तो ई की वैल्यू है 2.71, कोई काम में नहीं आता इसका, रेयर आता है, बट हाँ ऐसे लॉग वगैरह के फॉर्मूलाज ये यूज करेंगे ज़्यादा। जब भी लॉग ई है उसको लॉग 10 में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। अब वैल्यूज याद रखते हैं, लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, लॉग 3 की वैल्यू 0.48, बाकी की वैल्यू याद नहीं रखनी, खुद से निकाल सकते हैं। लॉग 7 की वैल्यू 0.84, लॉग 9 की वैल्यू 0.96, वैसे लॉग 9 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, खैर। तो लॉग 1 की वैल्यू 0, 0.30, 0.48, ये 0.84, ये 0.96, खत्म। लॉग की चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमने चैप्टर्स में पढ़ी ली होंगी वैसे भी, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लॉग 1 की वैल्यू 0, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब होता है कि 10 की पावर कितनी हो कि 0 आ जाए, नहीं नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 10 की पावर कितनी हो कि 1 आ जाए, तो 10 की पावर 0 होनी चाहिए कि 1 आ जाए। ऐसे जैसे एग्जांपल है ये log 10, मतलब 10 की पावर कितनी हो कि 10 आ जाए, तो 10 की पावर 1 होनी चाहिए ताकि 10 आ जाए, तो आंसर आया 1। लॉग का मतलब ये होता है। अब जैसे कहीं लिखा है 10 की पावर 9, मतलब 10 की पावर कितनी हो कि 9 आ जाए, तो कितनी होनी चाहिए 10 की पावर, 0.96। आई होप तुम्हें आता हो कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालें, कि log 5 की वैल्यू कैसे निकालें, log 6 की वैल्यू कैसे निकालें। अब जैसे log 5 की वैल्यू निकालनी है तो log 5 को तुम बोल सकते हो 10/2। पता है जब दो चीज़ें डिवाइड में होती हैं तो उनको माइनस किया जाता है लॉग में। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो 1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 बच जाएगा, ये आ गई log 5 की वैल्यू। ऐसे अगर log 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख दो, 4 को क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर लिख दो, जो पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है, तो आंसर आ जाएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आ जाएगा। 0.6 की वैल्यू लानी है तो क्या कर, 6 को 2 × 3 लिख दे, और जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है लॉग में तो प्लस हो जाती है, यानी log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू है 0.3 और log 3 की वैल्यू 0.48 है, इन सबको जोड़ेगा 0.78 आंसर आएगा, ये लो। तो खुद से निकाल सकते हैं ये। तो क्या करना है, जिन जिन पे स्टार लगा है वो याद रखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये खुद से आनी चाहिए, रिवीजन हो रहा है। जिन जिन पे स्टार कर रहा है याद कर लेते हैं। log 1 की वैल्यू ऑब्वियसली 0, log 2 की वैल्यू 0.30, 0.48, इधर 0.84, इधर 0.96, log 9 की वैल्यू 0.96, ठीक है। बाय द वे 9 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, 9 क्या होता है 3 की पावर 2, पावर एज इट इज आगे बुला लो, तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू थी 0.48, 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 0.96 आ जाएगा। एनीवे कहीं पे लिखा है एंटी लॉग 19, तो क्या करेगा 10 की घात 19 कर दे उसको, लॉग का उल्टा, जैसे कहीं पे ऐसे है लॉग लॉग एक्स इक्वल्स टू है 19, तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखाएगा, लॉग को उधर भेज दे, एंटी लॉग 19 हो जाएगा, और एंटी लॉग 19 को कैसे लिखेगा 10 की घात 19, कोई भी एंटी लॉग है 10 की घात चढ़ा दे, एंटी लॉग 19 10 की घात 19 कर दे, एंटी लॉग ये यानी 10 की घात ये पूरा। बट जैसे एंटी लॉग 12.60 है तो इसको इस तरीके से कर सकता है, तो मैं बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, जैसे कि एंटी लॉग, ये काम में जब आए यार, जब आएगा ना क्वेश्चन में तब हम देखेंगे, एक काम करते हैं छोड़, एंटी लॉग वेंटी लॉग हमने बताया हुआ है क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशियां, इनका बीज गणितीय योग संभव है। अदिश राशियां इनको नॉर्मल जोड़ सकता है तू, 2 5 7 इन सबको जोड़ सकता है, बट सदिश राशियों को नॉर्मली नहीं कर सकता, जैसे 2i कैप 3j कैप, तो क्या 2 और 3 5 हो गया, नहीं अलग अलग है वो जुड़ेंगे नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज का नॉर्मल बीज गणितीय योग असंभव होता है, जबकि अदिश राशियों का तो कर सकता है। इकाई सदिश तुम्हें पता ही होगा, ठीक है,
इकाई सदिश क्या होते हैं, ये होते हैं आई कैप जे कैप के कैप। इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इनका परिमाण क्या होता है, एक ही होता है, बस ये दिशा बताने के काम में आते हैं। तो अगर कोई भी कैप है, जैसे आर कैप है, तो आर कैप का मतलब पता क्या होता है, वो खुद आर वेक्टर और डिवाइड में उस आर वेक्टर का परिमाण कर दो। सोच के देख, ये है आर वेक्टर और डिवाइड में इसी आर के परिमाण से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब आर तो एक तरह से रहा ही नहीं, सिर्फ दिशा दिशा रही। तो ये होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, वो सदिश जो जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसकी वैल्यू एक होती है। इकाई सदिश की वैल्यू क्या होती है, एक। तो ये किस काम में आता है, सिर्फ दिशा बताने के काम में आता है। तो इकाई सदिश कोई निकालते भी है तो पता है कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर लिखो और डिवाइड में उसका परिमाण लिखो, ताकि जैसे है 10 आई कैप, 10 आई कैप और डिवाइड में इसका परिमाण लिखो, 10 से 10 तो गया ना, बचा क्या, सिर्फ आई कैप। सिर्फ दिशा बताता है, आई कैप क्या है, सिर्फ दिशा बताता है, जे कैप के कैप ये सिर्फ दिशा बताने के काम आता है, इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इनकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है। ये हो गया इकाई सदिश। अक्षय सदिश जिनमें घूर्णन का प्रभाव होता है, रटना है, जैसे कि कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सारे अक्षय सदिश है। शून्य सदिश, इनका परिमाण 0 और दिशा अज्ञात होती है। सदिश के योग के नियम, जैसे एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो नियम क्या कहता है, पहला त्रिभुज का नियम और दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जब एक वेक्टर ऐसा बन रहा हो, दूसरा वेक्टर ऐसा बन रहा हो, है ना, और तीसरा वेक्टर ऐसा हो जिसकी टेल से टेल मिल रही हो और हेड से हेड मिल, देखो हेड हेड मिल रहा है, टेल टेल मिल रही है। तो जब तीन वेक्टर मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो जो वेक्टर जिसका टेल टेल और हेड हेड मिल रहा है, वो वेक्टर ना बाकी दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा, यानी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। कंडीशन क्या है, ये जो आर वेक्टर है इसका टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, इसलिए आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अगर सिर्फ आर वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ परिमाण अगर तुम्हें चाहिए तो क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच के कोण। अब तुम ऐसा मत बोल देना ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण ये रहा, गलत। कभी भी दो वेक्टर के बीच अगर तुम्हें कोण निकालना है तो उनका हेड से हेड या फिर टेल से टेल मिलानी होगी, तभी तुम कोण निकाल सकते हो। अभी तुझे ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बोलूं तो क्या ये एंगल है, नहीं है। या तो तू उसकी टेल से टेल मिला, या तो उस ए वेक्टर को आगे खिसका दे, ए वेक्टर को आगे खिसका देगा तो ये बनेगा ए और बी के बीच का कोण, तो ये है एंगल, ना कि ये। या फिर तू एक काम ये भी कर सकता है, बी को पीछे खिसका ले, बी को पीछे खिसका लेगा तो ये लो, अब ये मान ले एंगल, ये भी हो सकता है एंगल। तो या तो तू हेड से हेड मिला या टेल से टेल मिला, दो वेक्टर के बीच में कभी भी जिंदगी में तुझे एंगल निकालने को बोल दिया जाए, उन दोनों वेक्टर की या तो टेल से टेल मिलाने की कोशिश कर या तो हेड से हेड, वरना नहीं निकलेगा। तो ए और बी के बीच का एंगल ये बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि टेल से टेल और हेड से हेड नहीं मिल रहा है। एनीवे, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और अगर सिर्फ परिमाण चाहिए तो आर वेक्टर का परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ दिशा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया त्रिभुज का नियम। चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, चतुर्भुज का नियम सेम ही है, देख कैसे कहता है कि एक ए वेक्टर ऐसा है एक बी वेक्टर ऐसा है, तो ए वेक्टर को थोड़ा आगे खिसका दो, ऐसा है ना। और चतुर्भुज का नियम क्यों बोला जाता है बताता हूं अभी, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे बन गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो बीच में आएगा, रिजल्टेंट। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वही जो हमने पढ़ा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और परिमाण क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समांतर चतुर्भुज का नियम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रहा ए वेक्टर ऐसे, ये रहा बी वेक्टर ऐसे, एक ऐसी तिरछी लाइन यहाँ खींची जाएगी, ऐसे इनको मिला दिया जाएगा, ये देखो एक स्क्वायर टाइप बन गया, चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब कभी तुमसे ये पूछ लिया जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ये रहे, इनका रिजल्टेंट भी तुमने निकाल लिया, अब तुमसे पूछ लिया जाए कि ये जो रिजल्टेंट है और ये जो ए वेक्टर है इनके बीच का कोण, ये जो अल्फा, ये पूछ लिया जाए तो तुम क्या करोगे। अगर ये रिजल्टेंट है और ये है तो ये जो एंगल है वो तुम कैसे निकालेगा, उसके लिए चतुर्भुज बनाना पड़ता है। ये देख, ये डॉट 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 करके यहाँ मिलाया, ये ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, सारा देखा, मिला दिया। अब देख अच्छे से, एक बात मुझे बता, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और ये एंगल पूरा थीटा है, देखना अच्छे से देखना, सिर्फ बी वेक्टर को देख, अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर होना चाहिए बी cos थीटा, तो ये वाला होना चाहिए बी sin थीटा। ये देख, अब इस बी cos थीटा और बी sin थीटा को आगे खिसका दे, ये देख, ये खिसका दे, ये रहा बी sin थीटा, ये रहा बी cos थीटा, बोल सही है कि नहीं, हल्का सा मैंने आगे खिसका दिया इसको। अगर ये बी वेक्टर है तो ये बी sin थीटा और ये बी cos थीटा, अब देख क्या होगा, ये बी sin थीटा, हाँ ये बी cos थीटा, यस। अब देख, ये जैसी सीधी लाइन थी बिल्कुल उसके समानांतर बिल्कुल ये लाइन है, तो अगर यहाँ एंगल ये थीटा था तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, ये भी ठीक है। अब आगे क्या, अब मैं एक चीज बताता हूं, ये ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ, ये तेरे को अल्फा निकालना है। एक बात बता, टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी साइन थीटा, आधार क्या है, ए प्लस बी cos थीटा। ये देखो, लंब है बी साइन थीटा, आधार है ए प्लस बी cos थीटा। इसको कभी नहीं रटना, जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फटाक से तेरे को करना है, ये बनाना है। देखो, पहले ए वेक्टर बनाएगा, बी वेक्टर बनाएगा, दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालेगा, ये एंगल आया अल्फा,
डॉट डॉट डॉट, ऐसे मिलाया ऐसे मिलाया। अब ये दो लाइन कहाँ से लाएगा, ये दो है मेन, बस ये तू सीख ले, ये तू सीख ले। ये लाइन कहाँ से आई और ये लाइन कहाँ से आई, बताओ कहाँ से आई, यहाँ से आई। ये जो बी वेक्टर था इसके दो घटक थे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये था बी साइन थीटा, ये था बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला कॉस थीटा। तो अब बस इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने, बी कॉस थीटा को इधर रख दिया, बी साइन थीटा को एज इट इज इधर रख दिया, है ना। वेक्टर्स को ऐसे उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, हाँ घुमा नहीं सकते। वेक्टर की डायरेक्शन जैसी है वैसी, जैसे यहाँ बी साइन थीटा ऐसे था ना, मैंने एज इट इज उठा के ऐसे रखा, ऐसे नहीं उसको टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, बस उठा के दूसरी जगह रख दो। ये हो गया बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, और तुम्हें ये ट्राइंगल लेना है, ये वाला, ये वाला, और ये एंगल अल्फा निकालना है। तो तुम्हें पता है टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है बी साइन थीटा, आधार है ए प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल। आगे बढ़े, चलो मेन क्या था, ये था चतुर्भुज का नियम लगाओ, त्रिभुज का नियम लगाओ। आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है, और आर वेक्टर इक्वल टू का परिमाण जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ये देखते हैं क्या है, एक ए वेक्टर है, ये थीटा है, तो जो थीटा के पास वाला होगा वो ए cos थीटा बोला जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा उसको ए sin थीटा बोला जाएगा। अगर तुझसे बोले ए वेक्टर क्या है, तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए एक्स वेक्टर, और ए वाई वेक्टर दोनों को जोड़ दो, है ना। और ए वेक्टर का परिमाण बोला जाए तो अंडर रूट में ए, भाई ठीक है ना। अरे ये दो वेक्टर है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये ए एक्स वाला और प्लस ए वाई वाला। और अगर सिर्फ परिमाण परिमाण निकालना जाए तो वो अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा तो 90 डिग्री इन दोनों के बीच का देखा जाए तो, ये लो, है ना। तो आंसर क्या है, ए वेक्टर का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर। अब ये इसका लिखने का लॉजिक क्या था, इसका लिखने का लॉजिक ये था, जब भी तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर आए कि 3i कैप प्लस 4j कैप, और तुमसे उसका परिमाण पूछे तो तू क्या लगाएगा, ऐसे लगाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू रखेगा 3, बी की वैल्यू रखेगा 4। अरे भाई 2ab cos थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, कभी भी आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी दे दे, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं कि नहीं होते, हमेशा आई कैप जे कैप के कैप हमेशा तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, हाँ होते हैं। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती तो लिखने का मतलब ही नहीं। फिर क्या करें, डायरेक्ट अंडर रूट में उन दोनों का स्क्वायर कर। मतलब मैं बताता हूँ, अगर तुझे दे रखा है एक है ए वेक्टर, उसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, तुझे बोला इसका परिमाण बताओ, मैं बताता हूँ परिमाण। सीधे क्या कर, अंडर रूट में जो भी है इनका स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर कर दे, बस सिंपल। ए बी cos थीटा वगैरह कुछ मत लगा, क्यों, वो जीरो हो जाना है, सब जीरो हो जाना। ये है शॉर्ट ट्रिक, वेक्टर्स के लिए बहुत काम में आने वाली है। जब भी वेक्टर में आंसर आ रहा है उसका सिर्फ परिमाण निकाला, फटाक से अंडर रूट में स्क्वायर कर दे, ये पूरा 2ab cos थीटा वगैरह की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा, यहाँ तुझे टेन थीटा बोल दे तो टेन थीटा। अच्छा एक चीज सुन, यहां दिक्कत पता है क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab cos 90, तो ये देखो सुनो, कभी भी ये जब तुम फॉर्मूला लगाओगे कि आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ थीटा क्या होता है बताइए, थीटा क्या होता है, थीटा होता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा, ये ध्यान रखना बात हमेशा। तो यहां भी देखो मैंने cos 90 लिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का तो 90 है ना, ये तो ए वाई और ए एक्स इन दोनों के बीच का तो 90 है ना। हाँ थीटा बस ये वाला है थीटा, अब की बार मैंने थीटा ये वाला माना, ये ए और एक्स के बीच का एंगल। अगर कोई मुझसे टेन थीटा बोल दे तो सिंपल है, लंब बटे आधार, यानी ए वाई बाई ए एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। देखो क्वेश्चन आएगा तब आई थिंक हम और अच्छे से, बाकी तो खैर ये तो सबको आता ही होगा। हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मेथड है, करते हैं हम इसको सॉल्व अच्छे से, बट ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है रटने की, अभी मैं समझा नहीं रहा कि कैसे आया है, कर लो खुद से। कभी भी तुम्हें अगर दे रखा हो दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के परिमाण की वैल्यू सेम है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू कुछ भी दे रखी सेम, माना स्मॉल ए, क्या दे रखी है, माना स्मॉल ए, और अब तुझसे पूछ लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका परिमाण बताओ, तो पता क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट 2a cos थीटा बाई 2। रटो, बहुत बहुत टाइम बचाएगा। तुम्हें पता है, एक बात बता, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, हाँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण मतलब वो तो आर वेक्टर का ही परिमाण बोल रहा है भाई। ओ तो तेरे को ऐसे बोल सकता है कभी कभी कि एक है ए वेक्टर उसका परिमाण और एक है बी वेक्टर उसका परिमाण, दोनों का परिमाण है स्मॉल ए। अब बोला उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका परिमाण क्या, अरे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो यही तो है, रिजल्टेंट आएगा वो क्या होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का परिमाण निकाल रहे हो मतलब रिजल्टेंट का परिमाण निकाल रहे हो, तो क्या आता है 2a cos थीटा बाई 2। अगला, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण स्मॉल है तो अब की बार a माइनस बी का
निकालना है तो a माइनस बी का परिमाण निकालना है तो क्या करोगे, तो 2a sin थीटा बाई 2। डन। जब दो वेक्टर्स दोनों का परिमाण सेम है और अब दोनों के a प्लस बी का परिमाण निकालना है तो 2a cos थीटा बाई 2, जबकि a माइनस बी का परिमाण निकालना है तो 2a sin थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट काम में आ जाएगी। और क्या है, जब कभी ऐसी बंद आकृति बन रही हो पी क्यू आर, देखो किसी का ऐसा नहीं हो रहा कि हेड से हेड टेल से टेल टच हो रहा है, नहीं, एक का हेड एक का टेल, देखो ऐसे क्लोज लूप बन रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, देखो क्लोज लूप बन गया। तो जब भी ऐसा कभी क्लोज लूप बने पी क्यू आर, तो पता है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। बट अगर क्लोज लूप ना बने, जैसे कि ये ए ये बी ये सी, और सी से ऐसे नहीं जा रहा, उल्टा उल्टा आ रहा है, ए से सी आ रहा है, देखो टेल से टेल टच हो गई, हेड से हेड टच हो गया, तो जब भी जिस भी वेक्टर की हेड से हेड टेल से टेल टच हो जाए तो उसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, आर की वैल्यू पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। आर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का 0। ओके, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखो आर वेक्टर का जो परिमाण होता है यानी नॉर्मल आर, अगर तेरे पास आर वेक्टर लिखा हुआ है बट सिर्फ तेरे को इसका परिमाण बताना है तो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो अगर तुझे ये जो आर की वैल्यू आ गई तेरे पास है ना, जो रिजल्टेंट होता है ना, अरे दो वेक्टर होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, परिणामी जो आता है वो होता है आर, आर वेक्टर। और आर वेक्टर का सिर्फ परिमाण परिमाण निकालने को बोला जाए तो उसको आर बोल देते हैं नॉर्मली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर इस आर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो तेरे को क्या करना चाहिए, एक बात बता, अगर आर मैक्सिमम चाहिए तो तेरे को cos थीटा मैक्सिमम चाहिए। तुझे पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos हो चाहे साइन हो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 नहीं -1 होती है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 1। तो अगर तेरे को cos की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, तो 1 होगी, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 0 डिग्री को ये 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम्हें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कटेगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आर मैक्सिमम की वैल्यू ए प्लस बी आ गई। अब रट ले कि अगर आर की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और तुझसे पूछ ले बता आर मैक्सिमम कितना होगा, तो ए प्लस बी। आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ए प्लस बी, ठीक है। कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। पता है, मेक सेंस, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा। एक बात बता, तेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो। अरे दोनों ही एक डायरेक्शन में लग रहे हो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों को जोड़ दो। अरे वेक्टर नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ए प्लस बी। सोच, तभी तो उनका मैक्सिमम होगा जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। चलो मिनिमम कब होगा बोल, दो वेक्टर्स है, दोनों का जो आर आएगा वो मिनिमम कब होगा, ऑब्वियसली जब वो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, तभी तो उनकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होगी, जब वो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो, यानी थीटा 180 डिग्री। और इसको तो ऐसे भी कर सकता है, देख आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, आर मिनिमम चाहिए यानी cos थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और तुझे पता है cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यानी तुझे एंगल 180 चाहिए, तो ये -1 हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और इसको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, रूट कट जाएगा, ये सब आ जाएगा। अब रट ले कि अगर r की वैल्यू ये है तो r मैक्सिमम होता है a प्लस बी, जबकि r मिनिमम होता है ये। r मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और r मिनिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे को उल्टा लग रहे हो। यार समझ गया, मतलब फील नहीं हो रहा भाई, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, एक वेक्टर इधर लग रहा है एक वेक्टर इधर लग रहा है, दोनों कैंसिल करने में लगे एक दूसरे को, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में लग रहे हो। सिंपल है। चलो थोड़ा सा मैं देख लेते हैं एकांतर कोण, ये देखो z बनता था एकांतर कोण, ये θ1 ये θ2, तो दोनों एंगल बराबर होंगे कब, ये दोनों लाइन समांतर होनी चाहिए, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, और ऐसा z बनना चाहिए, इनको बोला जाता है एकांतर कोण। संगत कोण क्या होता है, समांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक रेखा, उन पर समान एंगल बनाती है, θ1 θ2 सेम होंगे। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये आमने सामने वाले कोण, ये देखो, तो ये सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ये मैथ हम पढ़ते थे। बहिष्कोण का नियम ये क्या बोलता है, ये बोलता है एक ट्राइंगल के बाहर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो जो एंगल है वो अपने सामने वाले दो एंगल के योग के बराबर होगा, तो थीटा की वैल्यू θ1 प्लस θ2 के बराबर होगी। ये बहिष्कोण का नियम है, कभी काम में आ जाएगा। सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट मल्टीप्लाई, तुम्हें पता है a डॉट b, डॉट मल्टीप्लाई करने पर ab cos थीटा मिलता है, ठीक है। तो कभी भी डॉट मल्टीप्लाई ना अलग अलग वालों का करवाओ मत, मतलब i को j से, j को k से, k को i से, अलग अलग वालों का डॉट मल्टीप्लाई करवाओ ही मत, क्योंकि अगर तुम करवाओगे जैसे i डॉट j j डॉट k, तुम्हें पता है सारे 90 डिग्री पर होते हैं, सारे 90 डिग्री पर होते हैं, तो cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जानी, यानी अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट का करवाओगे तो आंसर 0 आना है। फिर किसको करवाओ डॉट मल्टीप्लाई, सेम सेम को करवाओ, सिर्फ i को i से कराओ 1 आएगा आंसर, j को j से कराओ 1 आएगा आंसर। 1 क्यों, अरे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, अरे i को i से करा रहा है 0 डिग्री का एंगल, दोनों सेम ही तो है, j को j से करा रहा है 0 डिग्री का एंगल, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जबकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है।
एग्जाम्पल के लिए 3i कैप को 4i कैप से मल्टीप्लाई कर, पता है क्या आएगा? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर 12, i को i से कर 1 आएगा, कुछ नहीं, तो आंसर आ गया 12 बस। तो सोच, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर एक सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि आ रही है। 12 12 तो अदिश है, 12 की कोई डायरेक्शन है नहीं, तो दो सदिशों को मल्टीप्लाई करने पर एक अदिश राशि आ जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। मतलब अगर दो वेक्टर को तो डॉट से मल्टीप्लाई करेगा तो जो आंसर आएगा वो अदिश आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? अदिश आंसर आएगा। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ये ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट को करवाना ही मत डॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो भी हो, चाहे आई जे के, ठीक है, तो सारे 90 डिग्री पर होते हैं, 0 आएगा आंसर। और क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो एक वेक्टर ही आता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आता है। हाँ, अब देखो यहाँ उल्टा होता है। डॉट मल्टीप्लाई में तो हमने देखा कि सेम सेम को ही मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आ जाएगा। जैसे आई को जे, जे को के से आई से, इनको करोगे 0 आएगा आंसर। सेम सेम को करोगे तो ही सही आंसर आएगा। जबकि क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम सेम को नहीं कर सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा आएगा। अगर तुमने सेम सेम को कर दिया तो थीटा 0 और साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो अगर तुमने सेम सेम को कर दिया तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करना? डिफरेंट डिफरेंट को करना। अब यहां देखो, ये दो साइकिल बनाई हुई है। आई को जे से करोगे तो के आएगा, के को आई से करोगे तो जे आएगा, जे को के से करोगे तो आई आएगा। नॉर्मल साइकिल। नेगेटिव वाली साइकिल क्या है? उल्टा जा रहे हो। अगर तुम आई को के से करोगे तो जे तो आएगा बट नेगेटिव में आएगा, क्योंकि तुम उल्टा जा रहे हो। ऐसे तुम जे को आई से कर दोगे क्रॉस तो के आएगा बट नेगेटिव में आएगा। ऐसे तुम के को जे से मल्टीप्लाई कर दो तो आई आएगा बट नेगेटिव में आएगा। तो ये सारी चीजें हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में। अब दो तीन चीजें देखो, अगर तुम्हें दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या करोगे? डॉट मल्टीप्लाई का यूज करोगे। कैसे? तुम बोलोगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें चाहिए, ए बी को इधर भेज दो, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब तुम बोलोगे यार ऐसा क्यों, डॉट मल्टीप्लाई क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? देखो, इसलिए क्योंकि अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो जो आंसर आता वो भी एक वेक्टर आता, फिर तुम कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि जो आंसर आता वो वेक्टर आता। बट डॉट मल्टीप्लाई करने से ऐसा नहीं होता। देख, तूने क्या, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जो ए बी है वो डाल दिया नीचे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी, कोई भी दो वेक्टर्स को तो डॉट मल्टीप्लाई करेगा आंसर आ जाएगा। जैसे कि तो 3i को 4i से कर रहा है, 3 4 12, आंसर नॉर्मली 12 आएगा। ऐसे थोड़ी आएगा 12 के कैप 12 जे कैप, नहीं ऐसे नहीं आएगा ना, नॉर्मल 12 आएगा। इसीलिए डॉट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कि वेक्टर आंसर ना आए, स्केलर आंसर आए, अदिश आए। जैसे 12, अगर यही 12 आई के पास जाता तो फिर कॉस थीटा थोड़ी निकाल पाता, है ना। तो डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू कहां से निकालोगे? अरे जो ए वेक्टर तुम्हें देगा ना, उस ए वेक्टर का परिमाण निकाल लेना, वही तो है ए। ऐसे ही बी वेक्टर दिया होगा, उसका परिमाण निकाल लेना, वो है बी। तो ए इंटू बी करोगे, यहां डाल देना, और ए और बी वेक्टर को दोनों को डॉट मल्टीप्लाई कर देना, और वो जो आंसर है वो यहां डाल देना, और दोनों को डिवाइड कर देना, कॉस थीटा तुम्हें मिल गया। दोबारा से एंगल के, तुम पता है इस पे मत जाओ, जब क्वेश्चन आएगा तब तुम कर पाओगे अच्छे से। ये ध्यान रखना, जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो डॉट मल्टीप्लाई कर देना। दोनों वेक्टर को ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, ये डिवाइड में भेज देना। दो लंबवत सदिशों को डॉट मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। सदिशों के घटक, इसके लिए भी डॉट मल्टीप्लाई को यूज करेंगे। कैसे? ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर मैं बोलूं ए का घटक बी की दिशा में, तो देखो ये ए है, ए का घटक बी की दिशा में, ये रहा ए cos थीटा। और अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो पता है क्या करूंगा? ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? ए का घटक बी की दिशा में। देखो ये बी की दिशा में ए का घटक कौन सा है? ए cos थीटा, यानी मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? ए cos थीटा की। अब देखना, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, यहां से बी को मैं इधर भेज देता हूं, तो देख मुझे क्या मिला? ए cos थीटा की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? ए cos थीटा की वैल्यू मिल गई ना, और ए cos थीटा ही तो था बी की दिशा में ए का घटक। ऐसे अगर मुझे बोल दिया कि बी का घटक बताओ ए की दिशा में बताओ, तो अब की बार वेक्टर किसको मानना है? बी को मानना है। अब बी के दो घटक बता, एक घटक ये, एक घटक ये। थीटा के पास वाला कौन? बी cos थीटा, ये कौन? बी sin थीटा। अब तुझे बोला गया बी का घटक ए की दिशा में, ये रहा ए की दिशा में, बी cos थीटा। क्या होगी इसकी वैल्यू? ऐसे निकालो, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। अब की बार ए को इधर डिवाइड में भेज दे, बी cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कुल मिला के कभी भी तुझे ऐसा बोल दिया ए का घटक बी की दिशा में मतलब ए cos थीटा, बी का घटक ए की दिशा में बी cos थीटा, सी का घटक डी की दिशा, जिसका घटक बोला जाए बस उसी का cos थीटा निकालना होता है। ए का घटक बी की दिशा में मतलब ए cos थीटा, बी का घटक ए की दिशा में मतलब बी cos थीटा। ये देख लो, ठीक है। तो किसी भी चीज का तुझे घटक निकाल लो तो भी डॉट मल्टीप्लाई करेगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो भी तो डॉट मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। एक और चीज, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, ये देखो
ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस साइन का मतलब है दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो क्या होगा, जैसे कि ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे ही बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे में ना मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन वाई इक्वल्स टू सी अपॉन जेड। बट ये क्या कंडीशन है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के समानांतर हो। आगे आते हैं, किसी सदिश के त्रिविम या आकाश मतलब फ्री स्पेस में अनंत घटक हो सकते हैं, बट अगर ऐसा पूछा जाए किसी सदिश के आयताकार घटक कितने हो सकते हैं, तो सिर्फ 3 हो सकते हैं। चलो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, अच्छे से देखो ये एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है। इन तीनों से मतलब इन तीनों में वेक्टर्स हैं, ये ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर, ये ए जेड वेक्टर, 3 वेक्टर, और तीनों का रिजल्टेंट आ रहा होगा बीच में कहीं ना कहीं। ये 3D में सोच, इसको 3D में कोने में से निकल रहा है, सोच के देख 3D में बीच में से कहीं ना कहीं निकल रहा है, ये है ए वेक्टर। अब देखो ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल पता है कितना है? ए एक्स और ए वाई, नहीं ए एक्स और ए वाई नहीं, अच्छा देख, सुन दोबारा से सुनना है। 3 वेक्टर है ए एक्स ए वाई ए जेड, दिख रहा है रेड कलर के, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब देख इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो है ए। अब जो ए वेक्टर है उसका ए एक्स के साथ तो एंगल कितना है अल्फा, इस ए वेक्टर का ए वाई के साथ एंगल है बीटा, और जेड के साथ है गामा, अल्फा बीटा गामा ये सब एंगल्स है। अब अगर तुझे कॉस थीटा की वैल्यू बोल दे तो कॉस थीटा क्या होता है, लंब बटे, रुको आधार बटे लंब होता है यार, सॉरी आधार बटे कर्ण, लाल बटे का कहा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, ये ट्रायंगल बन गया। अब तुझे कॉस अल्फा पूछे तो आधार बटे कर्ण, आधार है ए एक्स, कर्ण है ए एक्स अपॉन ए, ये लो। अगर कॉस अल्फा की वैल्यू पूछे तो आधार अपॉन कर्ण ए एक्स अपॉन ए। अब ऐसे कॉस बीटा की वैल्यू पूछे तो ये ट्राइंगल बना, आधार बता, आधार ये हो गया जिसका एंगल टच है वो आधार होता है, तो आधार हो गया ए वाई, कर्ण हो गया ए, कर्ण तो हमेशा ए ही रहेगा ना। ऐसे अगर तुम्हें गामा की वैल्यू पूछ ली जाए कॉस गामा, तो ये गामा ये जेड रहा, ये मतलब ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, आधार बन गया ये ए जेड, कर्ण बन गया ये, ऐसा कुछ बन जाएगा ये भी है ना, देख लो। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आधार बटे कर्ण मतलब ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा की वैल्यू ए जेड अपॉन ए। इन तीनों से मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। इसको भी रटना है, नहीं आएंगे ज्यादा यूज, मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा यूज नहीं आएंगे, बट एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सीधा यही उठा के दे देगा तुझे, यही लाइन तेरे को ऑप्शन टिक करने को बोल दिया जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। और क्या बोल सकते हैं, हाँ अगर तुझसे बोला जाए बताओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो ए वेक्टर की वैल्यू ऑब्वियसली इन सबको जोड़ेंगे, ए एक्स आई क्या प्लस ए वाई जे क्या प्लस ए जेड के क्या। और अगर सिर्फ परिमाण निकालने को बोला जाए तो, और अगर सिर्फ परिमाण निकालने को बोला जाए तो अंडर रूट में सबके स्क्वायर कर दो। 2ab cos थीटा वगैरह की जरूरत नहीं है, क्यों, सारे 90 डिग्री पर होते हैं ना एक दूसरे से, तो cos 90 वगैरह जीरो हो जाता है सब, उसकी टेंशन मत लो तो। ये देखो ये चीज समझ में आती है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी सदिश का लंबवत घटक 0 होता है, हाँ अभी तो बताया दो, अगर हाँ ना किसी भी सदिश का, ये जैसे एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, अब तुझे बोलूं इसका लंबवत सदिश, ये रहा इसका लंबवत सदिश, एंगल ये रहा 90 डिग्री थीटा। अब तुझे बोलूं ये तो है ए वेक्टर, तो ये हुआ ए कॉस थीटा, ये ले ए कॉस थीटा, थीटा तो 90 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो किसी भी सदिश का लंबवत घटक 0 ही होता है। चलो अगर तुझे कहीं लिखा हुआ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और अगर तुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या बोलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो पता है वही होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस नेगेटिव में। ये होती है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बेसिक मैथ के अंदर आता है, कभी क्या पता कुछ काम में आ जाए। चलो ग्राफ के 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालना, ये हम करते थे आई डोंट नो 9th-10th क्लास कहाँ तो करते हुए। ग्राफ में अगर 2 पॉइंट दे रखे दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो ऐसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट दे रखा है 1,2 पर, एक पॉइंट दे रखा है 3,4 पर। अब दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो देखो जो पहले आता है वो x, बाद में आता है वो y, और उसके भी बाद में जो आता है z, एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं ना। ग्राफ के पॉइंट्स को दर्शाने का तरीका होता है 1,2, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 1 मीटर पे है, वाई एक्सिस पर 2 मीटर पे है, ये है तरीका, ठीक है। तो और ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है 1,2 पर, एक पॉइंट है 3,4 पर, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ऐसे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 मतलब जैसे इसको तुम x1 मान लो, तो इसको तुम x2 मान लो, इसको तुम y1 मान लो, इसको तुम y2 मान लो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करो, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ऐसे निकलेगी। हम पहले मैथ्स में पढ़ते थे ये सब, है ना। अब चलो दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक मैथ के अंतर्गत आती है, बट हमें कभी कभी किसी ना किसी चैप्टर में इनको यूज
कर लिया जाता है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे कि नहीं मैथ थोड़ी है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में क्या पता कभी कुछ ऐसा भी फिजिक्स में आएगा ज्यादातर तो यूज। ठीक है, देखो यदि पहला अंक x है और d अंतर के साथ आगे क्रमागत अंक चल रहे हैं तो nth अंक क्या होगा? नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं, सुनो। अगर अगर पहली संख्या है 2, है ना, फिर है 4, 6, 8, 10, समझ आ रहा है? 2 2 जोड़ते जा रहे हैं, है ना। अब तुझसे मैं बोलूं ऐसे चलते चलते चलते, बता 50वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? बता 50वीं पोजीशन पर। अब तू कैसे बताएगा? देख सुन, एक बात बता, तुझे पता है हर बार 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 2, यही है डी। कितने से बढ़ रहा है? डी से बढ़ रहा है। अब एक बात बता, तू 50 कदम चलना चाह रहा है, एक बात बता सुन, पहले कदम पे तो तू ऑलरेडी है, तेरे को एक्चुअली 50 पोजीशन पे जाना है तो तेरे को 50 नहीं 49 कदम चलने पड़ेंगे। 1 2 ऐसे 49 कदम चलने पड़ेंगे। क्यों? एक पर तो तू है ही ना, अरे पहले कदम पर तो तू है। अब अगर तेरे को बताना है कि 50th पोजीशन पे कौन सा अंक आएगा तो तेरे को 49 कदम और आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे तो तू है, पहले कदम पर तो तू है, यानी तेरे को 49 बार 2 2 2 2 चलना पड़ेगा। अरे 2 जोड़े 4, फिर 2 जोड़े 6, सॉरी 8 10, तो तेरे को अगर 15th पोजीशन पे जाना है यानी तेरे को 49 कदम चलना पड़ेगा। और अगर तेरे को 49 कदम चलना पड़ेगा यानी कि तेरे को हर बार 2 2 जोड़ना पड़ेगा, तो तू डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता है 49 इंटू 2, हर बार 2 2 जोड़ना पड़ेगा, 49 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी 49 इंटू 2, इतना जोड़ना पड़ेगा तेरे को। किस में जोड़ना पड़ेगा? जो तेरी इनिशियल संख्या है ना उसमें, यानी तू 2 में पता है कितना जोड़ेगा? 49 इंटू 2 जोड़ेगा। इसी से फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? कि जो तुम्हारा इनिशियल नंबर है वो, उसमें पता है क्या जोड़ोगे? उसमें तुम जोड़ोगे जितने तुम्हें कदम चलने उससे एक कम, इंटू जितने का डिफरेंस आ रहा है बार बार। इस फॉर्मूले को मैं नहीं करता याद, दोबारा से बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं नहीं करता याद, इस फॉर्मूले को एग्जांपल से याद करता हूँ। जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया कि देखो यार 2 2 जोड़े जा रहा हूँ मैं, 2 जोड़ा हूँ, जो जोड़ रहा हूँ, 2 जोड़ रहा हूँ, यानी डी जोड़े जा रहा हूँ, बार 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 डी जोड़े जा रहा हूँ। अब अगर मुझे बोला एन कदम nth पोजीशन पर, तो मुझे पता है अगर मुझे nth पोजीशन पर पूछा तो एक्चुअली मुझे nth कदम नहीं चलना, मुझे n-1 कदम ही चलना है। नहीं समझ आया? अगर मुझे 50वीं पोजीशन पर क्या है ये पूछा जाए तो मैं 50 नहीं कदम नहीं चलूंगा, सिर्फ 49 कदम चलूंगा, क्योंकि एक से तो शुरू करूंगा ना खुद, तो 49 कदम में चलूंगा, यानी सिर्फ n-1 कदम चलूंगा। और उन कदम में हर बार डी 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 जोड़ते जाऊंगा तो मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो n-1 को डी में मल्टीप्लाई कर देता हूं और जो आंसर आता है उसको मैं जोड़ दूंगा अपनी इनिशियल जो मेरी वैल्यू थी, स्टार्टिंग पॉइंट था। ऐसे करके मैं 15th पोजीशन पे क्या है, 50th पोजीशन, 100th पोजीशन, कोई सी भी पोजीशन पे चीज क्या है वो निकाल सकता हूँ। क्या इस फॉर्मूले को मैं याद रखता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, लिटरली याद नहीं है ये मेरे को। ये तो बेसिक सेंस से तुम कर लोगे यार कि अगर तेरे को 50 कदम आगे जाना है, मतलब 50वीं पोजीशन पे जाना है, यानी तेरे को 49 कदम चलना पड़ेगा। हर पॉइंट पे मान ले तू 2 2 जोड़ रहा है, यानी 49 इंटू 2, इतना तेरे को जोड़ना पड़ेगा। किसमें? जो तुम्हारी इनिशियल शुरू वाली जो वैल्यू थी, तो तुम्हें जो शुरू वाली वैल्यू है इसमें इतना सारा जोड़ना पड़ेगा, तब तुम nth अंक पर पहुंच जाओगे। डन? इसको मत रखना याद, मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में मत रख, इसको याद मत रख। हाँ इसको याद रखना पड़ेगा। अगर देखो ये तो हो गया कि जुड़ रहा है, जैसे 2 में 2 जोड़ो 4, फिर 2 जोड़ो 6, ये तो जुड़ रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ऐसे में क्या फॉर्मूला बनेगा? ऐसे में फॉर्मूला बनेगा, अगर तुम्हें nth पोजीशन पर अगर कोई अंक निकालना है तो x, यानी जो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू थी x शुरू वाली, इंटू डी, मतलब जितने जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, 2 2 से मल्टीप्लाई करे जा रहे हो, 3 3 से, जितने से भी, तो x d और n-1। एक चीज गौर करी, तुम nth पोजीशन पर जाओगे ना, पर फिर भी तुम्हें n-1 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से तो तुम खुद स्टार्ट ही करते हो ना, इसलिए तुम्हें हमेशा n-1 ही लेना पड़ेगा। अब याद कर लो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अगर तुम रटना चाहो देख सकते हो इसको। ठीक है, तो अगर पहला अंक x है और उसमें डी के अंतर के साथ आगे क्रमागत अंक ऐसे चले जा रहे, तो nth अंक क्या होगा? तो nth अंक क्या होगा? इनिशियल जो तुम्हारी वैल्यू है x, उसमें तुम कितना जोड़ोगे? n-1 इंटू डी, क्योंकि डी का अंतर आया जा रहा है, इतना तुम जोड़ोगे। ये तो याद करने की किसी को जरूरत नहीं, ये हल्का सा याद कर सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, x अंक है तुम्हारा शुरुआत वाला, बट उसमें आगे d से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और nth अंक पूछा है, तो क्या करोगे? x इंटू डी n-1, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ आएगा ये प्लस की, x में प्लस करेंगे ये सब, ये यहाँ नहीं, यहाँ x मल्टीप्लाई बाई डी n-1। ठीक है, रेयर है काम आ रहा, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये काम में आएगा, ये काम में आ सकता है, हमारे फिजिक्स में आएगा ही, है ना। तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी ऑफ सम, मतलब बहुत सारी चीजें जोड़नी हो, जैसे तेरे को बोला हो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, ऐसे करते 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 जोड़े जा रहा है, फिर ऐसा कुछ है, कुछ भी है, अनंत तक जोड़े जा रहे हैं। अब बताओ उसका वैल्यू क्या होगी?
तो जब भी इनफाइनाइट चीजें इस तरीके से जोड़ी जाती हैं तो जो टोटल सम आता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है? पहली संख्या। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब दो संख्याओं के बीच का अनुपात। जैसे तेरे को देखा है 1, अगली संख्या है 1/4, अगली संख्या 1/16, ऐसे चले जा रही है, अनंत तक चले जा रही है। अब देख सम, सारी संख्याओं, इनफाइनाइट संख्याएं, उन सबका सम पता है क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर। क्या होगा? a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है? पहली संख्या, जो स्टार्टिंग की संख्या, जैसे यहाँ 1 है तो पहली वाली संख्या रख दो 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जैसे ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या, तो दूसरी संख्या डिवाइड बाय पहली संख्या, मतलब 1/4 डिवाइड बाय 1 कर दो, आंसर आएगा 1/4। नहीं तो तीसरी संख्या डिवाइड बाय दूसरी संख्या कर दो, मतलब 1/16 डिवाइड बाय 1/4 कर दो, आंसर फिर भी 1/4 ही आएगा। देखना तुम कैसे भी कर लो, आंसर वही आएगा। तो कॉमन रेशियो होता है ये। जब क्वेश्चन करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो ये याद रखना, जब भी इनफाइनाइट चीजों का सम किया जाता है a अपॉन 1 माइनस आ रहा था। ये पता ऐसे याद नहीं होगा सच में, जब क्वेश्चन ही आएगा तभी याद हो पाएगा। मैक्सिमा मिनिमा, ये भी हम स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तभी पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा सा देख लो। ग्राफ ऐसे टाइप्स का बनता है। स्लोप क्या होती है? y और x का ग्राफ है तो स्लोप है dy बाई dx। अगर तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी पूछा जाए, दोनों के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि dy बाई dx इक्वल्स टू 0। मैक्सिमा बोलो चाहे मिनिमा बोलो, दोनों में dy बाई dx इक्वल्स टू 0 होता है। मैक्सिमा होता है ये वाला पॉइंट, मिनिमा होता है ये वाला पॉइंट। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0 होता है। और मैक्सिमा चाहिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन 0 यानी नेगेटिव। जबकि अगर मिनिमा चाहिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना है। मतलब मिनिमा चाहिए तो ये पॉजिटिव, जबकि ये मैक्सिमा चाहिए तो नेगेटिव, उल्टा चल रहा है। बाय द वे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स ढाल इसकी। अच्छा तो फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या होता है? देखो सुनो, अगर तुमने वाई का एक बार अवकलन करा तब तो तुम बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर जो आंसर आया उसका भी तुमने एक और बार अवकलन कर दिया है ना, दो बार है ना, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। उसको दर्शाने का तरीका होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार अवकलन किया, बस और कुछ नहीं होता। रटेंगे बहुत जोर से। मैक्सिमा मिनिमा दोनों में कंडीशन क्या है? पहले तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, फिर मैक्सिमा में ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि मिनिमम में ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। और क्या बेसिक चीज? रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 5 की वैल्यू 2.24 और रूट 7 की वैल्यू 2.64। इतना भी नहीं पता है, नहीं आता काम, तो अप्रोक्सीमेशन करके हो जाता है काम, पता है। रूट 7 की वैल्यू आज तक काम में नहीं आई, ना ही मेरे को याद है। 1.414 याद रखो, 1.732 याद रखो, ये मत रखा। 2 थोड़ा सा आइडिया रख ले यार, और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में कर लेंगे, पता है जब क्वेश्चन आएगा ना तब कर लेंगे, कर लेता है कोई। तो 2.24 और इधर लगभग 2.6, थोड़ा सा आइडिया रखना बस, ज्यादा नहीं। अच्छा अब रूट 6 की वैल्यू बोल दे कि रूट 6 की वैल्यू बताओ, तो रूट 6 को ऐसे लिखना रूट 2 इंटू 3, फिर इसको ऐसे लिखना रूट 2 इंटू रूट 3। रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 1.414। रूट 3 की वैल्यू क्या है? 1.732। दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम न्यूमेरिकल यूज करो तो ऐसा पूरी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, 1.414 नहीं, 1.4 रखो, 1.7 दिन तो रखो, 1.7 रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनीवे तो ये तो सबको ही याद होती है भाई, ध्यान रखिए। चल 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये तो सबको याद रखना है। फिर 14 का स्क्वायर 196, ये भी याद हो जाएगा। देख 69 96 हो जाएगा याद, बोलना। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ये सबको याद रहता है। 13 का स्क्वायर 169, फिर 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर भी रह जाता है 225। फिर ये इतना नहीं लेते, और ठीक है ना भी रखे तो इट्स ओके, चलेगा। बाय द वे तुझे एक चीज बताऊं, एक मतलब हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है कि तुम जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, जैसे तुम्हारे पास 16 का स्क्वायर आया तो तुम क्या ही करोगे, नहीं याद आ रहा तो 16 इंटू 16 करके निकालोगे फटाक से, है ना। बट ऐसे ही बता रहा हूँ, एक पता है जब मैं इनको देख रहा था तब मुझे एक अच्छी चीज पता लगी, अच्छी नहीं है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे देखा जाए तो ये 121 है ना। 11 प्लस 12 कर क्या आएगा? 23 आएगा। 11 और 12 कर 23 आएगा। 121 में 23 जोड़ 144 आ जाएगा। अब देख 144 से नीचे जाना है ना, हाँ 12 और 13 जोड़ क्या आएगा? 25 आएगा ना, 25। 144 में 25 जोड़ 169 आएगा। अब देख 13 को 14 जोड़ क्या आएगा? 13 में 14 जोड़ क्या आएगा? 27 आएगा। तो अब 169 में 27 जोड़ ये आएगा 196, ठीक है। खैर ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या पता यूज, तो इस चीज का यूज आना नहीं कहीं पे, मेरे को नहीं लग रहा आएगा।
आ सकता है, जैसे कि अगर तुम्हें किसी चीज का स्क्वायर पता है, जैसे तुम्हें 15 का स्क्वायर पता है बट 16 का नहीं पता, तो तुम 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे, काफी टाइम लगेगा। इसके बजाय अगर तुम्हें 15 का स्क्वायर पता है 225 और तुम्हें 16 का निकालना है, तो सिंपल ऐसे कर, 15 और 16 जोड़, दोनों कितना आएगा, 31 आएगा। 31 जोड़ दो इसमें ही, 6, लो 256 आ गया। लो क्या बता, कम आ सकता है बट कोई नहीं, वो तो 16 इंटू 16 भी करेगा यार, 2 मिनट में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर आगे आ जा। तो इन तीनों के याद, इन चारों के तो याद, पांचों के याद रखा, 11 12 13 14 15, बस इनके याद रख, बाकी तो जैसी फिर चलो। हाँ, कुछ और चीजें जो छूट गई थी। tan थीटा बाई 2 को sin थीटा अपॉन 1 प्लस, अच्छा वो याद है, sin थीटा की वैल्यू बताइए क्या होती थी, 1 माइनस कॉस, क्या हो गया यार ये, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 अंडर रूट में, याद है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती थी, बस प्लस लगा दो, कॉस थीटा की वैल्यू में बस ये प्लस लगा दो। ये दो वैल्यूज हमने रटी थी, याद आया कि नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला से याद आया सब। चलो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, रट लो। tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, डन है। और tan थीटा बाई 2 की वैल्यू ये भी होती है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। इसको कैसे याद रखोगे, इसको मैं ऐसे याद रखूंगा, देखो एन एन साथ साथ, तो अगर एन और एन आमने सामने हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो प्लस आएगा। अब अगर तुम छेड़खानी करोगे, इसको देखो नीचे भेज दिया, इसको ऊपर रख दिया, तुमने छेड़खानी की तो अब माइनस लगाओ, ठीक है। बट इसको रटना है, काम में आ जाता है यार कभी, ये पता, ये चीजें पता क्या है, लास्ट में अटकाएगी, तुम पूरा सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे बट लास्ट में तुम्हें अटकाएगी कि यार इसकी वैल्यू नहीं पता, मैं क्या करूं, ऐसे अटकाएगी तुम्हें। तो इसलिए याद कर लो, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और या फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा भी हो सकती है। ओके एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर तुम्हारे सामने log 10x लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, ln x अपॉन ln 10, x 10 यानी ln x अपॉन ln 10। ln मतलब क्या होता है, देखो अरे जैसे तुम बोलते हो ना log बेस 10, ऐसे ही log बेस e होता है, और log बेस e को ही ln बोल दिया जाता है, डन है। तो log 10x बराबर ln x अपॉन ln 10। ओके, ln 10 की वैल्यू 2.303 होती है। अब पता चला वो 2.303 कहां से आता है, मैं बताता हूं। देखो ln, सॉरी log 10, log बेस 10x, इसकी वैल्यू क्या है, ln x अपॉन ln 10। ऐसे ही कुछ भी हो, जैसे log e x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ln x अपॉन ln e, और ln e की वैल्यू तो वो तो 1 ही हो जाएगी। खैर छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो, ये देखते हैं log बेस 10x, इसकी वैल्यू क्या होती है, ln x अपॉन ln 10, मतलब जो ऊपर रहता है उसको पहले ऊपर और जो नीचे रहता है उसको नीचे, है ना। तो log बेस 10x की वैल्यू आएगी ln x अपॉन ln 10। अब देख, अगर मुझे ln x की वैल्यू चाहिए तो ln 10 को उधर भेजो, तो देख ln x की वैल्यू आई है 2.303 log 10x। यहीं से वो फॉर्मूला आया था कि जब भी तुम्हें ln दे रखा हो, ln को ही log बेस ही बोलता है। तो जब भी तुम्हें log e या फिर ln दे रखा हो और तुम्हें इसको log 10 में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो। आया था कि नहीं आया था, पढ़ा था ना हमने कि जब भी ln या log e दे रखा है और अगर तुम्हें उसको log 10 में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, वो यहीं से आया था। ये याद हो पाएगा कि ln 10 की वैल्यू 2.303 होती है, और ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो ऐसे बोलते हैं। बाय द वे, कहीं ऐसा लिखा हुआ है e की पावर ln x, उसकी मतलब है x, e की पावर ln x, तो उसका मतलब है x। देखो इसको कैसे किया जा सकता है, मैं बताता हूं। जैसे e है और e की पावर है ln x, पता है ln को log बेस e भी बोला जा सकता है। अब एक बात बता, log बेस e x, राइट। तो e की पावर log e और एक x है, इसकी वैल्यू x होगी, या तो ये दिया हो तो भी यही होगा, या फिर तुम्हें डायरेक्ट ऐसा दिया हो e की पावर ln x, तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी x। अच्छा इसका यूज क्या है, इसका इससे वो फॉर्मूला बन जाता है यार, मैं बताऊं क्या, आई थिंक नहीं, ठीक है मैं बताने वाला था बट ठीक है रहने दे, मतलब ठीक है बस ये याद रख ले ऐसे ही, e की पावर ln x इक्वल्स टू x रहता है, और एक ही बस दो चीजें एज इट इज रखनी है। साइन रूल क्या कहता है कि अगर ये देखो तीन वेक्टर है पी क्यू आर, तीनों के बीच का एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है, तो आमने सामने की चीज है, देखो ये P है तो P के सामने वाला एंगल है थीटा 3, ये Q है तो Q के सामने देखो थीटा 2, तो देखो P अपॉन साइन थीटा 3 क्योंकि दोनों आमने सामने थे, इक्वल्स टू R अपॉन साइन थीटा 1 क्योंकि देखो R और थीटा 1 सामने सामने, इक्वल्स टू Q अपॉन साइन थीटा 2, साइन रूल है।
ठीक है, आमने सामने ऐसे कर सकते हो, P अपॉन साइन थीटा 3 इक्वल्स टू R अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल्स टू Q अपॉन साइन थीटा 2। ठीक है, यहाँ आकर बेसिक मैथ खत्म करते हैं।